गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट 7 का डिस्कशन। हमने 6 फुल लेंथ टेस्ट एडिटोरिया के कवर कर लिए हैं, वो मेरे चैनल पर है। जो लोग चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे 6 जो फुल लेंथ टेस्ट के डिस्कशन है आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वॉशिंग मशीन इज एंड बटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बल्कि ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉट सेंट्रीपिटल बट सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। उसके बाद वाइल टर्निंग अ कार और बस ऑन ए कर्व पाथ द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड बिटवीन द टायर्स। ये बात बिल्कुल सही है। देखो ये है, मान के चलो ये गाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब ये राइट की तरफ मूव करेगी तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी तरफ लगेगा, ठीक है। अब जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी मतलब बाहर की तरफ लगेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स जनरेट होगा इसके टायर और क्या बोलते हैं उसको, रोड के बीच में। वो क्या होगा, वो होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करेगा जो कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ये स्टेटमेंट वही कहता है। अगला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इफेक्टिव इन दी रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बल्कि ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रोटेशनल मोशन ऑफ इफेक्टिव होता है, रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज। मान के चलो ये एक बॉडी है, ये अर्थ है, यहाँ पे कोई चीज़ मूव कर रहा है तो अगर सेंटर की तरफ अगर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा ना, तो ये जो है ना, ये अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो ये आपका सैटेलाइट इसके अर्थ के अट्रैक्शन जोन से बाहर चला जाएगा, मतलब ये बाहर की तरफ फेंका जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेटरी बॉडी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बल्कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट मांगा था, तो करेक्ट एक ही है, वही ऑप्शन आपके अभी। अगला क्वेश्चन है when the bus starts moving suddenly forward the passenger standing inside is start falling। ये बैकवर्ड होगा, क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा आदमी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेगा तो जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगी बस, तो एक उस पर सूडो फोर्स किसकी तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सूडो फोर्स की वजह से आदमी जो है किसकी तरफ, पीछे की तरफ मूव, मतलब कि उसको जर्क लगेगा पीछे की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ द अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग एट ए स्पीड 17 टाइम्स मोर देन इट्स करंट एंगुलर स्पीड देन वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर। अब देखो मान के चलो कि ये तुम्हारा जो है ये अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। और ये जो छोटा सा ये देख रहे हो, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रहा है। तो अभी हम फिलहाल मानते हैं कि जब क्या बोलते हैं उसको, जो वेट ऑफ द बॉडी है ना सेंटर की तरफ, वो इक्वल है क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स के बराबर। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, mv², यानी स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। अब v/r क्या होता है, रोटेशनल स्पीड। v/r क्या होता है, रोटेशनल स्पीड। तो हम इसको चेंज करते हैं रोटेशनल स्पीड में। तो ये mg इक्वल टू क्या होगा, v/r को नीचे में एक r से मल्टीप्लाई करो, ऊपर में भी एक r से मल्टीप्लाई करो, v/r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, v/r ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और mr ओमेगा स्क्वायर, mm कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ g/r। जी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। और r जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर के करीब होता है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको दे देगा ओमेगा रोटेशनल स्पीड इक्वल टू 1/800 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब रोटेशनल स्पीड जब आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं रोटेशनल स्पीड के बाद ओमेगा से टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है t इक्वल टू 2 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा का वैल्यू जब आप यहाँ 1/800 रखेंगे इस पर, तो t इक्वल टू 2π/1/800, तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये सेकंड्स में आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड कितना सेकंड्स में आएगा, उसको क्या बोलते हैं उसको, आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3600 3600 सेकंड। तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा किसका, जब वेट बराबर हो, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो सैटेलाइट है और जो वेट है, सैटेलाइट का वेट जो सेंटर की तरफ लग रहा है और सैटेलाइट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, वो दोनों बराबर होगा कब, जब ये सैटेलाइट इस पूरे अर्थ का चक्कर सिर्फ एक 1.4 आवर्स में कर लेगा। अब हमें पता है कि जब हमको 1.4 आवर्स मिल गया ना, तो अब हम लोग जानते हैं टी, मान के चलो ये क्या बोलते हैं, टी सैटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, 2π/ओमेगा सैटेलाइट, ठीक है, एस। और टी अर्थ इज इक्वल टू, या फिर टी अर्लियर, अर्थ नहीं बल्कि अभी जो ये सैटेलाइट का स्पीड है बाद में है, ठीक है, जब ये वेट के बराबर हो गया। टी अर्लियर जो है मतलब पहले जो नॉर्मल था वो कितना था, टी अर्लियर ये जो करता था ये 2π/ओमेगा अर्लियर, ठीक है, जो रोटेशनल स्पीड पहले का था। अब हम लोग टी नाउ मतलब टी सैटेलाइट का स्पीड अभी कितना है, वो है आपका 1.4 आवर्स ना।
1.4 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय अर्लियर कितना था, 24 आवर, सॉरी पहले कितना में कर रहा था, नॉर्मल जो था इसका ये 24 आवर्स में कर रहा था, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा सेटेलाइट अभी का डिवाइडेड बाय फिर 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा अर्लियर। ओमेगा अर्लियर कितना था, ओमेगा अर्लियर हमें ये ओमेगा अर्लियर, ठीक है, हमको नहीं पता। अब हमें ओमेगा एस अभी का जो मतलब सेटेलाइट जो अभी मूव कर रहा है उससे एस से किए हैं, ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस बाय ओमेगा अर्लियर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 1.4, ठीक है। अब 24 डिवाइडेड बाय 1.4 करेंगे आप तो ओमेगा एस जो अभी है सेटेलाइट का इज इक्वल टू ये आ जाएगा लगभग 17.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17.14 ओमेगा अर्लियर। यानी कि क्या हुआ, अगर वेट को जीरो करना है, वेट को जीरो करना है तो सेटेलाइट का अभी का ओमेगा एस का सेटेलाइट का नाउ जो करंट स्पीड है वो अर्लियर स्पीड का कितना लगभग 17 गुना हो जाएगा, 17 टाइम्स। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सेटेलाइट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही था, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या हो गया, ओमेगा एस सेटेलाइट अभी जो होगा 17 टाइम्स ओमेगा अर्लियर, अर्लियर से पहले से 17 गुना अगर हो जाएगा तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा जीरो। तो यहाँ क्या बोला है, 17 टाइम्स हो गया ना स्पीड ऑफ द करंट एंगुलर स्पीड, तो उस केस में क्या हो जाएगा, विल बी जीरो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोशन वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय न्यूटन, न्यूटन नहीं सबसे पहले मोशन को डिफाइन करने वाले कौन थे, गैलीलियो, कौन थे, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट बोला द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय आइंस्टीन, ये सही है। तो हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, इफ द रेफ्रिजरेटर डोर इज लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम डिक्रीजेस, ठीक है। ये डिक्रीजेस नहीं बल्कि ये हो जाएगा इंक्रीजेस, ठीक है। और ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन इन ए बकेट फिल्ड विथ वाटर व्हेन ऑल द आइस मेल्ट्स द वाटर लेवल राइजेस, बल्कि ये वाटर लेवल राइज नहीं करेगा जब फ्लोटिंग क्या बोलते हैं आइस फ्लोट कर रहा है ना, तो वाटर लेवल विल रिमेन सेम, क्या हो जाएगा, विल रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन सेम, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत, तो नाइदर वन नॉट टू। अब देखो कि ये सोचो कि रूम जो है गर्म क्यों होगा, रूम गर्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब आप एसी का दरवाजा खोलते हो ना, एसी क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज जो करता है वो फ्रिज के अंदर का जो हीट रहता है, फ्रिज क्या करता है, मान लो ये फ्रिज है आपका, इसके पीछे में यहाँ पे ऐसे ऐसे करके रहता है, ये वायर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रिज है क्या करता है कि ये इनसाइड का जो मतलब हीट है उसको बाहर निकाल देता है, निकालता है कि नहीं। तो इनसाइड के हीट को बाहर निकाल देता है, फिर ये ठंडा रहता है इसको। अब मान के चलो आपने दरवाजा ये कर दिया, खोल दिया, ये वाला दरवाजा मान के चलो ये खोल दिया, ओपन कर दिया, तो अब क्या होगा, अब अच्छा ये हीट जो निकालता है यहाँ से हीट निकलता है, इस इन वायर से क्या करता है, अंदर से लेता है, इनसाइड हीट को बाहर निकाल देता है। अब आपने दरवाजा खोल दिया, तो इसको लगेगा ये पूरे जो एरिया में है ये पूरा हॉट है, ठीक है, ये हॉट है, तो इन सारे हॉटनेस को ये अंदर लेगा और इसकी तरफ से बाहर निकालेगा, तो बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, आपका हीट बढ़ने लगेगा, समझ रहे हो, इसलिए रूम गर्म हो जाता है, यही कारण है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हाँ ये जो फ्लोटिंग वाला केस है, तो फ्लोटिंग में क्या होगा कि अगर मान के चलो थंब रूल याद रखना कि अगर कोई चीज़ जो भी चीज़ वहाँ पे फ्लॉट कर रहा है उसकी डेंसिटी, मान के चलो कि ये एक आइस ब्लॉक है, इसके अंदर एक नेल आपने डाल दिया, अगर ये नेल डाल दिया और जब ये आइस मेल्ट होगा ना, ये आइस अगर मेल्ट हो गया, ये मेल्ट करा, तो मान के चलो ये पानी का लेवल था ना, तो ये पानी का लेवल इस आयरन नेल की वजह से, आयरन नेल जब ये पिघल जाएगा तो पानी खत्म, ये आयरन नेल आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये वाटर लेवल डाउन कर जाएगा। ध्यान ये रखना कि कोई चीज़ अगर ट्रैप्ड है, किसके आइस में ट्रैप्ड है, जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो जब ये पिघल जाएगा और वो निकल जाएगा तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर कोई चीज़ जो इसमें ट्रैप्ड है, मान के चलो ये है, इसमें वुड ट्रैप्ड है, मान के चलो वुड ट्रैप्ड है, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, ठीक है, पानी की डेंसिटी से कम है, तो ये जो है जब ये पिघल जाएगा, ये पूरा पिघल जाएगा, तो आपका वाटर लेवल सेम रहेगा। तो सेम अगर डेंसिटी अंदर में जो ट्रैप्ड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर लेवल डाउन करेगा, उसकी डेंसिटी अगर कम होगी या बराबर होगी वाटर लेवल सेम रहेगा, ठीक है। ये थंब रूल याद रखना। तो फिर उसके बाद हो गया ये, तो ये होगा नाइदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर किसको मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट को, ओम मीटर क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये नहीं बल्कि ये रेजिस्टिविटी को, किसको, रेजिस्टिविटी को करता है, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रो ईएमएफ को, ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, वाटर बबल्स समटाइम्स शाइन इन लाइट, केरोसिन oil is spread on water sometimes shines in light, soap bubbles appears colorful in sunlight,
और ऑयल या डीजल पेट्रोल ड्रॉप्स ड्रिपिंग फ्रॉम व्हीकल ऑन वेट रोड अपीयर्स कलरफुल। ये सारी चीज़ जो होता है ना, ये इंटरफेरेंस की वजह से ही होता है, ये जो है ना इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है इंटरफेरेंस के। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, मान के चलो कि कोई एक लाइट आया, दूसरा लाइट आया, ये दोनों मिल करके मतलब कि सुपरपोज कर गया, तो ये हो जाएगा ये कंस्ट्रक्टिव। मतलब तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जो ये ब्राइटर हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव में डिम हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में डिम, मान के चलो कोई एक लाइट आया, दूसरा लाइट आया, दोनों डिस्ट्रक्टिवली हुआ तो ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अंधेरा हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा क्या होता है, ब्राइटर लाइट आता है, ठीक है। तो ये सारे इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। ब्लू प्लस रेड मैजेंटा, ठीक है। ब्लू और रेड जो है ये मैजेंटा है, सही है। और उसके बाद ब्लू प्लस ग्रीन जो है ये वाइट, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वाइट ये क्या होगा, टील होगा। ब्लू रेड वाइट ये मॉव होगा, और ग्रीन प्लस ब्लू ये येलो नहीं बल्कि साइन होगा, ये क्या होगा, ये होगा साइन, ठीक है। और ये जो साइन है इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन, एक्चुअली ये ब्लू ग्रीन है, ठीक है। और ये जो कलर है इसको बोलते हैं, ये पेल पर्पल कलर है, कैसा है, पेल पर्पल, ठीक है। और मैजेंटा तो आप जानते हैं, ठीक है। तो और टील जो है, ये टील कलर है, ब्लू विथ टच ऑफ डार्कनेस। ये क्या है, ब्लू विथ टच ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये देखो, ये है पर्पल कलर, ठीक है। ये है मॉव कलर, देख रहे हो, ये पर्पल का लाइट वर्जन, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये है आपका, ये तो है ग्रीन कलर, ये है साइन कलर आपका, ठीक है ना। ये टील है और ये ब्लू है, ठीक। तो ये सारे कलर्स आपको ध्यान होने चाहिए। अब ये जो है, ये देखो, ये आपका रेड और प्लस ग्रीन मिलाएंगे तो क्या होगा, येलो। और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो आपको ये मैजेंटा, ठीक है। ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो ये क्या मिलेगा, साइन कलर मिलेगा। और सबको मिला देंगे तो ये क्या मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी ये सारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सेम नोट इज played on a flute and sitar, then difference between sounds produced by them can be made due to difference in which of the following: pitch, loudness, sound quality, loudness only, pitch, loudness and quality। ये है साउंड क्वालिटी। हमने पिछले क्या बोलते हैं टेस्ट में देखा था कि पिच से हम लोग करते हैं कि भाई कितना जो ये है श्रिल है आवाज़, मतलब कितनी तीखी आवाज़ है, ठीक है। और लाउडनेस में हम लोग देखते हैं कि कितना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, लाउडनेस में क्या देखते हैं, कितना हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, ठीक है। साउंड क्वालिटी है जिससे अगर मान के चलो कि कोई दो आवाज है जिसका पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, ऐसा हो सकता है ना। अब ये दोनों को डिफरेंशिएट कौन करेगा, तो साउंड क्वालिटी करेगा। कौन करेगा, साउंड क्वालिटी के बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, अगर पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रीजन वाई सी वाटर अपीयर्स ब्लू। सी वाटर जो है ब्लू क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल जब ब्लू कलर स्कैटर करता है वही कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सी वाटर इसलिए ब्लू दिखता है, ठीक है। हाउ बेकेलाइट इज फॉर्म, बेकेलाइट का जो मोनोमर है वो कौन है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल का फॉर्मूला क्या है, C6 क्या बोलते हैं उसको, H12 और O6, ठीक है। ये किसका है, फिनॉल का। और फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, प्लस HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये इसके मोनोमर्स हैं, ठीक है। ये दोनों मिलाओगे तो पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर का नाम क्या है, बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम। कैल्शियम के साथ रिएक्शन ऑफ वाटर करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, तो देखो CaC2 प्लस H2O करोगे तो ये क्या होगा, C2H2 प्लस CaOH होल टू एच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये C2H2 क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, यही तो है C2H2। और C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है, ये एसिटिलीन है, ठीक है। इथाइलिन क्या होता है, ये C2H4 होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। इथाइलिन को भी इथीन बोलते हैं, इथाइलिन को भी इथीन बोलते हैं या फिर इथाइलिन, और इसका फॉर्मूला होता है ये डबल बॉन्ड का होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड C, एक H और फिर एक H यहाँ, उसी तरह चार ये करने, एक H ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present per unit volume of solution, that is per unit mass, is known as the concentration of the solution in chemistry। सही बात है, मान के चलो 1 लीटर पानी है, इसमें कितना मतलब चीनी घोल के रखी हो, ठीक है,
कितना चीनी आप घोल सकते हो, यही तो इसका क्या कहता है, यही कहलाता है इसका, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यही तो कहता है कि कितना आप इसमें घोल सकते हो 1 लीटर में, तो उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर पानी में कितना परसेंट है चीनी, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन ले लिए, ये 100 ग्राम का, अब आप इसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स, मतलब जब घुलते जाओ घुलते जाओ घुलते जाओ, मतलब चीनी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, और फाइनली एक टाइम ऐसा है कि आप इसमें चीनी मिला ही नहीं सकती, तो वो क्या कराएगा, वो इसका सोल्यूबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है, वो कहलाता है सोल्यूबिलिटी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस आर सेम। ये तो क्या है, एवोगाड्रोस लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, देखो एक ट्रिक याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला से बॉयल्स और चार्ल्स का टेंशन खत्म कर देते हैं। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, तो सबसे पहले ये दोनों है ना, हमारे पास बॉयल्स में बी पहले आता है और सी में मतलब चार्ल्स में सी, यानी कि बी फिर उसके बाद सी आता है ना, तो बी वाला जो होगा ना, ये पहले ये दोनों है, तो पी और वी का रिलेशन जो होता है वही क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वही क्या कहलाता है, बॉयल्स लॉ। आंसर इसका एवोगाड्रोस लॉ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कैसे याद रखना है। तो पी और वी का ये सबसे पहले आया, तो बी पहले आता है, तो पी और वी में रिलेशन होगा, तो जब पी और वी में रिलेशन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या कहता है बॉयल्स लॉ, कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ए फिक्स क्या बोलते हैं, वॉल्यूम या फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, ठीक है, वो किस तरह बिहेव करता है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, या वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो पीवी हो गया, अब ये पहला दोनों था, तो पहला दोनों में आपको हो गया कि पीवी। अब क्या होगा कि भी और टी का रिलेशन होगा, किसका होगा, भी और टी का होगा, तो क्या होगा, सी उसके बाद आएगा, तो ये क्या होगा, चार्ल्स लॉ होगा। भी यानी कि भी, और ये क्या है, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, ये क्या है, ये चार्ल्स लॉ है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों याद हो जाना चाहिए। अब इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, उसके बाद है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो आप जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सम मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों, अब देखो, जो मतलब मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स, ये होते हैं बेसिक। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिक। ठीक है, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिडिक। समझ में आया। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मेटालिक ऑक्साइड जो है हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। इसको आप HCl के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो भी आपको दे देगा सॉल्ट ZnCl2 प्लस H2O वाटर निकाल देगा। ठीक है, और अगर आप ZnO को NaOH के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो भी ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2। ठीक है, ये क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2O, तो ये भी क्या, एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। मतलब है कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होने की वजह से HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा, NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा। जबकि मेटालिक ऑक्साइड जो है वो हमेशा वो बेसिक होता है, तो वो सिर्फ HCl के साथ ही रिएक्ट करेगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या है ये। अगला क्वेश्चन है, द मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एयर में जब हम लोग किसी ओर को हीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। कंट्रोल्ड अमाउंट यानी इन प्रेजेंस ऑफ, इसको आप ये बोल सकते इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय मेल्टिंग एंड यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। स्मेल्टिंग किसके लिए करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। कैल्सिनेशन किसको बोलते हैं, हीटिंग ऑफ ओर इन अब्सेंस ऑफ O2, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कैल्सिनेशन बोलते हैं, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन एट अ लिमिटेड क्या बोलते हैं अमाउंट इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ लिमिटेड अमाउंट में बोला था इसलिए रोस्टिंग आंसर होगा। और क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी, क्या है, लोएस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट लाइटेस्ट इन नेचर। तो ये क्या, ये लिथियम है। लिथियम जो है बहुत ज़्यादा मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या है कि भाई ये फटाफट रिएक्ट भी कर लेता है फट से किसी के साथ। ठीक है,
उसके बाद ये जो प्लेटिनियम है इसको बोलते हैं वाइट गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर क्या है इसमें, मतलब कि क्या बोलते हैं, इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका है, सिल्वर का है। ठीक है, ये सब भी जानना चाहिए आपको। पोलोनियम का सबसे ज़्यादा जो है ना नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, इसी का है लगभग कितना, 27 आइसोटोप है इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सोल्जर का कंपोनेंट। पहले तो ये जो कॉपर और जिंक का क्या है, ये है ब्रास, कॉपर और जिंक क्या, ब्रास। एसएन और पीबी ये है सोल्जर। ठीक है, कॉपर जिंक और एसएन ये क्या है, गन मेटल का है, गन मेटल का है। और कॉपर और एसएन क्या है, ब्रॉन्ज। याद कैसे रखोगे, बिकॉज ऐसे लिखते हो, BCAUSE, बिकॉज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मैं तो लिखता हूँ BCZ, बिकॉज। कभी अगर कहीं लिखना है व्हाट्सएप मैसेज में कि भाई बिकॉज, तो बिकॉज में BCZ लिखते हैं। तो ये ब्रास जो है ना यही है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, BCZ, यानी ब्रास बनेगा किसका, कॉपर और जिंक के। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो BCZ याद रखोगे, तो ये। और उसके बाद सोल्जर का कैसे याद रखोगे, इसका एक फिल्म का नाम बना दो, SP एक सोल्जर, SP जो होता है वो एक सोल्जर होता है। ठीक है, SP एक सोल्जर याद हो जाएगा, SP एक सोल्जर मूवी का नाम बना दिया, SP एक सोल्जर, S से क्या है SN, P से PB, और ये सोल्जर बनाता है। ठीक है, और उसके बाद कॉपर और जिंक ब्रॉन्ज जो बनाता है, ये ब्रॉन्ज जो बनाता है, तो ये याद रखना, CU सून ब्रो लिखते हो, CU सून ब्रो, तो CU से कॉपर, S से SN और ब्रो से ब्रोंज, यानी कॉपर प्लस SN जो है वो क्या बनाता है, वो ब्रोंज बनाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका गन मेटल क्या करोगे, ये तो ब्रास प्लस SN हो गया ना, CU प्लस ZN क्या है अपना, ये ब्रास है, ब्रास में अगर SN मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, गन मेटल बन जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा यह है, बिकॉज सोल्जर का है SP एक सोल्जर, मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एक सोल्जर, और गन मेटल का क्या है, ब्रास प्लस SN, और CU SN ब्रोंज का क्या है, CU सून ब्रो। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का मेन कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CH4, ये क्या है, ये भैया कोल गैस है। देखो जब भी कोल गैस आएगा ना उसमें CH4 जरूर खोजना। ठीक है, और उसके बाद आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन प्लस कार्बन, तो ये है आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाटर गैस है। ये क्या है, वाटर गैस। ठीक है, CH4 आ गया तो कूल हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड है सिर्फ तो वाटर हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, एनसीपी जानते हो, एनसीपी पार्टी है, वो याद रख लेना, प्रोड्यूसर के लिए क्या है, नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा क्या, प्रोड्यूसर गैस, एनसीपी पार्टी है ना भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। और इन दोनों को तो आसान है ना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये वाटर गैस बनाएगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन H2O यहाँ से किसी तरह निकल ही जाएगा, H2 प्लस ये वाटर गैस प्लस उसमें अगर हम बता दिए कि भाई मीथेन आ गया तो फिर वो कोल गैस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलस मस्किटो आर ऑल्सो वेक्टर ऑफ। एनोफिलस जो मस्किटो है ये सिर्फ मलेरिया नहीं फैलाती है, इसके अलावा ये इंसीफेलाइटिस और फिलारेसिस, ये दोनों बीमारी भी फैलाती है। ठीक है, क्या है, इंसीफेलाइटिस और फिलारेसिस। अब आप बताओ क्या बोलते हो उसको, जो इंसीफेलाइटिस है ना, इसका जो वेक्टर है, एक्चुअल वेक्टर जो है ये है आपका, ये है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और एडीज मॉस्क्यूटो जो होता है ना, एडीज मॉस्क्यूटो ये फैलाता है भैया डेंगू चिकनगुनिया। ठीक है, और तो ये भी याद रखना है आपको। तो इंसेफेलाइटिस का जो वेक्टर है ये क्यूएक्स मॉस्क्यूटो भी है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो कालाजार का जो है ये बीमारी का वेक्टर कौन है, ये बीमारी का वेक्टर है सैंड फ्लाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल प्लांट डिजीज। ठीक है, तो ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस, नॉर्थ ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, स्मूथ डिजीज ऑफ मिलेट या टिक्का डिजीज ऑफ पीनट। तो ये तीनों जो है ना ये फंगल डिजीज है। ठीक है, ये क्या है, ये है बैक्टीरियल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हार्ट बीट ऑरिजिनेट्स इन द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम। हार्ट बीट जो है वो कहाँ से मतलब स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, वो होता है SNA नोड। ठीक है, ये क्या SA नोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SA नोड। ठीक है, क्या है, सीनू आर्टेरियल नोड। ठीक है,
ये देखो ये हर्ट है, ठीक है। इस हर्ट में ये वाला पार्ट दिख रहा हो, ये हर्ट है ना, ये पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट, ये ऐसे नोड, ये क्या है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये है ऐसे नोड, ठीक है। साइनो आर्टिकल नोड, यहीं पे आपकी धड़कन बनती है, ठीक है। ये जो हार्ट बीट बनता है इसी लोकेशन पे, ठीक है। तो ये है आपका हार्ट, जो कि एस ए नोड पर, ये ऐसे नोड देख रहे हो, ये ऐसे नोड एक्चुअली यहाँ है ये, और इसी की वजह से ये जो हार्ट बीट है ये देख रहे हो, ये यूं 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 करते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबॉडीज मेड ऑफ। एंटीबॉडीज जो है वो किससे बनता है, तो एंटीबॉडीज बनता है बी लिम्फोसाइट से। देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है ना, ये दोनों डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों क्या है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अब देखो बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। टी लिम्फोसाइट का काम है क्या, ये है डिजीज से फाइट, ठीक है। डिजीज से फाइट कौन करता है, ये टी लिम्फोसाइट करता है। और जिसको एड्स होता है ना, उसका टी लिम्फोसाइट ही डैमेज हो जाता है। अब बताओ, जो तुम्हारे बॉडी में डिजीज से फाइट कर रहा है वही चीज़ खत्म हो जाए, वही डैमेज हो जाए, तो इसलिए जो है एड्स जिसको होता है तो वो एक टाइम के बाद उसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है, भाई डिजीज से जो फाइट करने वाला जो टी लिम्फोसाइट्स है वो उसके बॉडी में रहता ही नहीं है, ठीक है। वो इफेक्टिवली काम ही नहीं करता है। तो इसलिए जिसको एड्स होता है उसका टी लिम्फोसाइट में डैमेज के कारण वो मर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कार्टिलेज। कार्टिलेज दोज पार्ट्स ऑफ स्केलेटन व्हिच आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड व्हिच कैन बी बेंट आर कॉल्ड कार्टिलेज। बिल्कुल, जो कान की हड्डी है ना, कान की हड्डी, ये सारा क्या बेंट भी होता है, और उसके बाद ये बोन ही है बट ये बेंट होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ये सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये सही स्टेटमेंट है। इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट सेल, ये भी सही है, ठीक है। इट मेक्स, ये किससे बनता है, ये ध्यान रखना, कॉन्ड्रोसाइट सेल से होता है। इट मेक्स द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी स्टिफ नहीं बल्कि ये फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या बनाता है, आप कान को पकड़ करके घुमाओ 2-4 बार तो क्या घूम जाएगा ना, तो वो क्या है, वो स्टिफ नहीं बल्कि उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। एयर बोन, नोज बोन, ज्वाइंट ऑफ बोन्स एक्सेट्रा आर मेड ऑफ कार्टिलेज। जब जो घुटने उठने में जो ज्वाइंट है उन दोनों के बीच में क्या रहता है, वो कार्टिलेज ही रहता है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से रिलेटेड, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ इन द ब्लू एंड रेड रीजन। देखो प्राइमरी कलर क्या है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तुम रेड और ब्लू को जो क्लोरोफिल है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पत्ते हमें ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हिच क्लोरोफिल एंड लीव्स अपीयर ग्रीन इन कलर। इसलिए क्लोरोफिल और जो लीफ है वो ग्रीन कलर का दिखता है। क्यों, क्योंकि ये रेड और ब्लू को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये सही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है, ठीक है। तो क्या है इसका, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, which is the process of taking atmospheric oxygen into the lungs and releasing carbon dioxide gas from various parts of the body into atmosphere। मतलब कि भाई हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में डालते हैं, और लंग्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि कहाँ से, हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी से उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर नाक के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन, इसी को सांस लेना बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु रोड द बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को किसने लिखा। ये जो बुक लिखी गई है ये 1924 में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, AI ओपारिन, ठीक है। AI ओपारिन। चार्ल्स डार्विन जो लिखा था ना, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं लिखा था, बल्कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा है चार्ल्स डार्विन। इससे कंफ्यूज मत करना, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। यहाँ क्या पूछा है, ये पूछा है आपको कि द ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछा है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है किसने, चार्ल्स डार्विन ने। ये भी कब, ये डेट याद रखना, 1859, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट। 1857 में युद्ध हो रहा था, उसके 2 साल बाद, ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसेंटली डेवलप्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD टेक्नोलॉजी। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये है प्रोवाइडिंग हायर सिक्योरिटी फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ठीक है। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन विच फील्ड। ये जीनेटिक, ये जो CRISPR-Cas9 है ये है मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर याद रखना, सीजर। जैसे हम लोग कोई चीज़ कट करने के लिए अपना सीजर कैंची का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए, ठीक है, जीन्स को कट करने के लिए, या फिर क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर जो डिफेक्टिव जीन है उसको हटाने के लिए काट के हटाना पड़ेगा, तो कौन सा सीजर यूज करते हैं, CRISPR-Cas9, ठीक है। तो ये मॉलिकुलर सीजर है, याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन वर्ड्स लेटर्स 3 ऑफ द 4 ऑप्शंस आर फॉर्म्ड करेक्टली, चूज द वन। मतलब इस ट्रैंक्विलिटी है, इस वर्ड से अलग अलग वर्ड बनाए गए हैं, इसमें से वर्ड्स को लेकर के कौन सा इसमें नहीं सही है, ठीक है। तो सबसे देखो, क्विल्ट, ट्रिनिटी, ट्रेन तो सही है, ये ट्रिनिटी भी सही है, क्विल्ट भी होता है, ठीक है वर्ड। ये अब देखो ट्रायंगल में जी कहाँ है, यहाँ पे कहीं जी दिख रहा है,
तो ये जी जबरदस्ती लाया ना। आप अगर इन चीज़ के मीनिंग्स को नहीं भी जान रहे हो तो आंसर आ जाएगा क्या, ट्राइंगल। ट्राइंगल में जी कहाँ, ट्राइंकुलिटी में कहीं जी है ही नहीं, तो वहाँ जबरदस्ती जी लाया गया है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले इन सारे क्वेश्चंस को। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डीओ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब द गौरव। क्या नाम है, द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। नाम क्या है, गौरव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये गौरव क्या है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, ये ध्यान रखना पहली बार। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज टेस्टेड फ्रॉम तेजस एयरक्राफ्ट। तेजस नहीं, ये सुखोई 30 MK1। ये क्या था, सुखोई 30 MK1 से इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, इट हैज़ बीन डेवलप बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर अमीरात। ठीक है, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली टू। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, वेट है इसका 1000 kg। ठीक है, और ये एयर लॉन्च है, मतलब एयर से ही लॉन्च होगा, इसलिए किससे लॉन्च करें, इसलिए हम लोग सुखोई 30 MK1 से की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम। पर पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो वो क्या है, हमारा रसिया के साथ। रसिया हमारा सबसे बेहतरीन, रसिया के साथ हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस सिस्टम रसिया का यूज़ किया, उसका नाम क्या था, S-400 ट्रायम्फ। इसका नाम क्या था, S-400 ट्रायम्फ। ठीक है, और इंडिया में इसको क्या कहा जाता है बताओ, इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, सुदर्शन चक्र। ठीक है, याद रखना ये भी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिया का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किसने लॉन्च करा। आपके ऑप्शंस है, स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, या फिर अग्निकूल, या फिर कॉस्मोस, या फिर ध्रुव। तो ये कौन है, ये है पिक्सल। ये कौन है, पिक्सल। और पिक्सल क्या है, ये हैदराबाद बेस्ड, ये हैदराबाद नहीं बल्कि ये बेंगलुरु बेस्ड क्या है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, ये बेंगलुरु का स्टार्टअप है जिसने अपना पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भेजा। और ये कैसे भेजा, ये नासा सॉरी ये जो है स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से भेजा गया। ठीक है, ये याद रखना, फॉल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, फॉल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, ये भी। सेंट मार्टिन्स आइलैंड विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये बे ऑफ बंगाल का है। क्यों, सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये बिलोंग करता है बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लो, ये जो देख रहे हो आप ना, यही है आपका सेंट मार्टिन आइलैंड। ये देखो, ये जो है ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये आपका म्यांमार है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। ये तो ये पार्ट जो है ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड, ये बांग्लादेश का पार्ट है। ठीक है, नॉट म्यांमार। इसको आप खोल के देखोगे जूम आउट करके तो ये है। ठीक है, ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, इसको अगर आप देखोगे यहाँ तो। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स वेयर अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड्स इन ए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। तो अर्जुन अवार्ड जो है कितने लोगों को मिला, ये 32 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला, 32 लोगों को मिला। टोटल कितना, ये टोटल जो है ना, टोटल जो था वो टोटल था 47, और 32 जिसमें था कि अर्जुन अवार्ड था। और दूसरा इसको देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड वेलफेयर, यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट, याद रखना, इसको देती है। इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है, कैश प्राइज आपका मिलता है 15 लाख। कितना मिला, 15 लाख। ठीक है, और ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इसरो लॉन्च 100 मिशन, 100वां मिशन इसरो लॉन्च करा सक्सेसफुली, उसका नाम क्या था। अब फ्रॉम कहाँ से, मतलब ये क्या बोलते हैं, किस रॉकेट से, एंड सेंट डैश सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, और कौन सा सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इसरो जो है, इसरो का 100 मिशन जो था वो क्या था, GSLV F-15 से भेजा गया रॉकेट से, और क्या था, NVS-02। 100वां जो मिशन था, 100वां मिशन था, उसको किसके लिए था, NVS-02। कैसे याद रखोगे, 100 को डिवाइड करो 2 तो ये कितना हो जाएगा, 50, या अर्धशतक और शतक। ठीक है, याद रखना ये शतक, मतलब कि 100वां मिशन जो है वो क्या है, NVS-02। ठीक है, और GSLV F-15 से इसको लॉन्च करा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया ये टू रेस्क्यू ऑलिव रिडली टर्टल्स, कहाँ पे, उड़ीसा में गहिर माता बीच, उड़ीसा के गहिर माता बीच में। ठीक है, गहिर माता बीच। ठीक है, और इसके मास नेस्टिंग को क्या बोलते हैं, मास नेस्टिंग को
कोई वर्ड बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मास नेस्टिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑलिव रिडली टर्टल की मास नेस्टिंग को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट फॉर द वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुआ, उसका जो मस्कट था उसका नाम क्या था, वो था विराज। क्या था, तो देख लो, यही है अपना विराज, यही मस्कट था किसका, ये मस्कट था आपका पारा गेम्स का। ठीक है, विराज मतलब छोटा सा हाथी है ये। ठीक है, स्मॉल स्मॉल एलिफेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेड मैक्स। ये जो ऑपरेशन मेड मैक्स है, इसको कौन कंडक्ट रहा है, इंटरपोल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो या वर्ल्ड हेल्थ। इसको क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। किसने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, और ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, consider the statement regarding BIMSTEC cancer capacity building program. BIMSTEC cancer capacity building program was organized by the Ministry of External Affairs, Department of Atomic Energy for BIMSTEC countries. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, करंट अफेयर का है। द फर्स्ट फेज वॉज लॉन्च एट एम्स दिल्ली। तो ये पहला फेज एम्स दिल्ली में नहीं, बल्कि टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और बिमस्टेक जो है ये कब आई थी, अच्छा आई थी जब भी। ठीक है, ये पहले ये बताओ कि सिक्स्थ जो बिमस्टेक है, इसका सबमिट कहाँ हुआ, ये हुआ था बैंकॉक में इस बार। कब, 2025 का जो सिक्स्थ बिमस्टेक हुआ वो कहाँ हुआ, बैंकॉक में। ठीक है, और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं। टोटल मेंबर इसके कितने, 7 मेंबर है। कौन सा, सबसे पहले याद रखो, बी से भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 1 2 3 4 5 हो गए, ये आपके 5 मेंबर हो गए ना इसी से। तो 2 और मेंबर हैं, तो 2 और मेंबर, एक मेंबर है आप लोग बांग्लादेश और दूसरा नेपाल। ठीक है, जो नाम में नहीं आता, बाकी ये दोनों, ये भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, उसके अलावा बांग्लादेश एंड नेपाल, ये 7 मेंबर है इसके। ठीक है, और छठा बिमस्टेक 2025 में कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका बैंकॉक में। बिमस्टेक जो आया था, ये कब आया था, ये आया था 1997 में। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोक संवर्धन पर्व इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। लोक संवर्धन पर्व को मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। क्यों, 11 साल हो गए किसके, गवर्नमेंट के। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में। ठीक, मतलब सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इस नारा के साथ सबका प्रयास। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी और न्यूट्रिशन 2.0 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है। और ये है, वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज रिलीज्ड इस ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो सबसे पहली बात है, जो सक्षम आंगनवाड़ी न्यूट्रिशन 2.0 है, ये किसके लिए है, टू टैकल माल न्यूट्रिशन। कहाँ पे, माल न्यूट्रिशन एमंग कौन, चिल्ड्रन, एडोलेसेंस। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग वुमन। ठीक है, तो इन सब के लिए न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए लाया गया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2.0 मिशन। ठीक है, इसका काम क्या है, ये देखेगी कि क्या बोलते हैं उसको, जो लोग मतलब वल्नरेबल कौन, वुमन और चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, प्रेग्नेंट वुमन खास करके, लैक्टेटिंग वुमन जो दूध पिलाती हुई वुमन है, उन सब के न्यूट्रिशंस को ध्यान रखा जाएगा इसमें। ठीक है, और दूसरा है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज रिलीज द, ये और यही लाई है, तो यही रिलीज करी है इसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 टू रियलाइज द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, इंडिया विल हैव टू अचीव एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट परसेंटेज एट कांस्टेंट प्राइस फॉर अबाउट अ डिकेड और 2। मतलब कितने मतलब अगले 10 साल या 20 साल तक भारत को कितने परसेंट से ग्रो करना पड़ेगा कि ये 2047 में डेवलप्ड स्टेट बन जाए। तो ये 8% की दर से जाएगा तभी होगा। और जो बिहार का है, बिहार का जो टारगेट है डेवलप्ड स्टेट बनने का, वो भी क्या है, वो भी 2047 ही है। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना बिहार का। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI का जो डायरेक्टर बना है वो कौन है? वो अभी है काश पटेल, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेंस, अच्छा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। वो क्या है? ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, वो कौन है? वो जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल सही है। ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजाई, ये अफगानिस्तान का है, ये भी सही है, ठीक है। और ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जसप्रीत बुमराह, यानी ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ODI क्रिकेटर बन गया है अजमतुल्ला उमरजाई। और ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये स्मृति मंदाना नहीं, ये बल्कि बनी है कौन? ये बनी है आपकी एल्मीलिया केर। कौन है? एल्मीलिया केर। और ये कहाँ की है? ये है न्यूजीलैंड की प्लेयर, ठीक है। और एल्मीलिया केर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो बनी ही है, इसके अलावा एल्मीलिया केर जो है वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जैसे क्या बोलते हैं ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह है ना, तो ये ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है, ठीक है। और स्मृति वंदना क्या है? स्मृति वंदना ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ठीक है। स्मृति वंदना क्या? ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्या है? आपका अलमिया केर है, ठीक है। कौन है? अलमिया केर और एल्मीलिया केर। और ODI क्रिकेटर क्या है? स्मृति मंदाना, फीमेल है। मेल में ODI क्रिकेटर अजमतुल्ला उमरजाई। और उसके बाद ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगेन एल्मीलिया केर है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह है। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये है अर्शदीप सिंह, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको सारा। अगला क्वेश्चन, व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग, ये अपना बिहार रूरल क्रिकेट लीग हम लोग बनाए हैं अब। उसके बाद भू भारती पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, या फिर यूनियन मिनिस्ट्री, या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। भू भारती पोर्टल याद रखना, ठीक। क्या? टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है ये, ठीक है। कहाँ पे ये लाया गया? तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना में गवर्नमेंट में के CM कौन है? रेवंत रेड्डी, मतलब। अगला क्वेश्चन, वेयर विल 25th संघाई कोऑपरेशन SCO का 25th मीटिंग कहाँ पर हुआ? ये हुआ कहाँ पे? चाइना में। अभी इंडिया जो है साइन नहीं कर रहा था ना, फॉरेन मिनिस्टर्स वाला जो मीटिंग हुआ था SCO का, उसमें इंडिया साइन नहीं कर रहा था, तो इसलिए और भी न्यूज़ में था। SCO जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है 2001 में, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बीजिंग में। इसमें टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। टोटल कितने? 10 मेंबर है। और इसका जो 10th मेंबर है वो कौन है? वो है बेलारूस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट, तालिबान गवर्नमेंट को फर्स्ट रिकॉग्नाइज करने वाला रसिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम हैज इलॉन मस्क रिसेंटली फॉर्म्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी। अभी देखो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात है कि इलॉन मस्क को ये बताओ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा ये पद दिया गया था, कौन सा पद दिया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसको कौन सा पद दिया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भैया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। मतलब इसका काम था कि जिस भी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना उसको कमी करना, ठीक है। बट लेकिन इन लोगों के बीच चला नहीं, तो अभी दोनों में खटर पटर हो गया, तो फिर ये लोग का आपस में एक दूसरे को चैलेंजबाजी किया गया, और फिर फाइनली इन्होंने उसने कहा कि भैया हम अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम क्या रख रहे हैं? अमेरिकन पार्टी। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ घोष हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस इरासमुस प्राइज 2024, ये बिल्कुल करेक्ट है, अमिताभ घोष को, ठीक है। और दूसरा, वाइल्ड फिक्शन इज ए बुक रिटन बाय अमिताभ घोष। वाइल्ड फिक्शन जो है ये भी रिटन, ये किसने लिखा? अमिताभ घोष ने। ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो दोनों ही ट्रू हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो अमिताभ घोष है इसको किस लिए मिला है ये वाली प्राइज, प्रेस्टिजियस इरासमुस प्राइज। ये जो है ये लिखे हैं, क्या लिखे हैं? इमेजिनिंग द अनइमेजिनेबल डिसीजन ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। इमेजिनिंग द अनइमेजिनेबल ये वाली बुक है जो डिस्क्राइब करता है ग्लोबल क्राइसिस लाइक क्या? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग,
क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, ठीक है। तो ये इमेजिनिंग द अनइमेजिनेबल, ठीक है, ध्यान रखना। अगला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन। इंडिया हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू रिलीज ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन। नहीं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिलीज द ग्रीन स्टील क्लासिफिकेशन, ठीक है, पहली कंट्री है इंडिया। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन स्टील, CO2 इमिशंस पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील इज लेस देन 2.2 टन, ठीक है। लेस देन अगर 2.2 टन होगा तभी उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा आपका कि लेस देन इमिशन पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। ये टन फिनिश्ड स्टील में 2.2 टन से कम होगा तो इमिशन, तब उसको माना जाएगा ग्रीन स्टील, ठीक है। 2.2 से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको ग्रीन स्टील नहीं माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा सही है इसका, ए रेटिंग सिस्टम हैज़ बीन फिक्स्ड इन इट ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन इमिशन विच विल बी रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स। तो तीसरा रेटिंग सिस्टम हैज़ बीन फिक्स्ड, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ये है भी आपका ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नोडल, ये गलत है, ठीक है। ये क्या गलत है, अब देखो इसमें जो स्टार रेटिंग मिलेगा ना, स्टार रेटिंग जो मिलेगा, ये जो स्टार रेटिंग है, ठीक है, स्टार रेटिंग किस तरह से मिलेगा, अगर इमिशन इंटेंसिटी लेस देन 1.6 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है, पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील, ठीक है, TFS था ना, तो इसको देंगे 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर 1.6 से लेकर के क्या बोलते हैं 2 तक रहेगा तो इसको देंगे कितना, 4 स्टार रेटिंग। और 3 स्टार कितना देंगे, 2 से लेकर के 2.2 तक अगर रहेगा तो 3 स्टार। और फिर कोई नो ग्रीन, मतलब ये ग्रीन नहीं है, अगर 2.2 से ऊपर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर टन ऑफ फिनिश स्टील, तो इसमें कोई भी नॉन ग्रीन बोला जाएगा, ठीक है, नो ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको कोई ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1.6 से अगर कम अगर इमिशन इंटेंसिटी है तो उसको 5 स्टार रेटिंग, 4 क्या 1.6 से 2 और 3 क्या है 2 से 2.2, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ये हो जाएगा ओनली 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सेटेलाइट टैगिंग ऑफ गंगेज रिवर डॉल्फिन, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो प्लाटानिस्टा गंगेटिका, निस्टा गंगेटिका, वो जो है वो कौन किया है इस बार, अभी ये इसको टैग करेगा, गंगा के डॉल्फिन को टैग करेगा कौन है, आसाम। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोषण वाटिका इनिशिएटिव अंडर मनरेगा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। पोषण वाटिका विल बी एस्टैब्लिश्ड इन all government schools of Bihar with the aim of protecting students from malnutrition। तो ये बोल रहा है, सबसे पहली बात है ये पोषण वाटिका इनिशिएटिव ध्यान रखना बिहार का है, किसके अंतर्गत, अंडर मनरेगा। और बिहार जो है इस्टेब्लिश करेगा क्या बोलते हैं उसको, पोषण वाटिका इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बिहार, नहीं बल्कि इन वन स्कूल ऑफ ईच ब्लॉक, इन वन स्कूल ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है, वन स्कूल ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द सिलेक्टेड स्कूल्स टू हैव बेसिक मिनिमम एमिनिटीज लाइक पम्प्स, बाउंड्री वॉल्स, बिल्कुल सही है ये। आमला, लेमन, गोभा, जामुन, मैंगो एंड अलॉन्ग विथ वेजिटेबल्स प्लांट्स विल बी प्लांटेड इन पोषण वाटिका, ये भी सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, करेक्ट बोला है तो 2 और 3 होगा, ठीक है। और ये जो है लाया जो गया है पोषण वाटिका 2.2 क्यों लाया गया है, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, किसको, माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए, ठीक है, इसको कम करने के लिए टैकल करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द 85th सेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर किस में होते हैं, लोकसभा में, और चेयरमैन किस में होते हैं, राज्यसभा में। उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, ये सारे एक साथ जब मीटिंग करते हैं सारे स्टेट के और इंडिया के पार्लियामेंट के, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर और चेयरमैन, ये सारे मिलकर के, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। और ये इस बार कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। इसके चेयरमैन कौन थे, जब मान के चलो स्पीकर ऑफ लोकसभा आ जाएगा तो कौन आ जाएगा, चेयरमैन इसका क्या हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा ओम बिरला, ठीक है, इनके स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। थीम क्या था इस बार, थीम क्या था इसका, 75th ग्लोरियस जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, ग्लोरियस जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये थीम याद रखना भैया, 75 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस 75th ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट सेशन जो हुआ था, फर्स्ट सेशन इसका हुआ था भैया 1921 में, कहाँ पर,
1921 में कहाँ पर? शिमला में। तो ये आपका प्री इंडिपेंडेंस से ही काम कर रहा है। क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस इन 6 लैंग्वेजेज इन पार्लियामेंट ऑन May 6। विच लैंग्वेज बिहार ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस। तो बिहार का जो है मैथिली लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जो 6 न्यू लैंग्वेज हैं वो कौन है? वो ध्यान लो, बोरो, डोंगरी, उसके बाद आपका मैथिली, मणिपुरी, उसके बाद उर्दू, संस्कृत। तो बोरो डोंगरी एक साथ याद रखना, मैथिली मणिपुरी एक साथ रखना, और ये क्या बोलते हैं, उर्दू और संस्कृत। तो ये 6 लैंग्वेज में अब आपके जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, इन 6 लैंग्वेज में भी पार्लियामेंट में जो भी होगा उसका ट्रांसलेशन। अगर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द मिशन कर्मयोगी वर्कशॉप हैज बीन ऑर्गेनाइज। मिशन कर्मयोगी वर्कशॉप जो बनाया किया गया वो गया जी में किया गया। कहाँ पे किया गया? गया जी में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ महावीर मंदिर न्यास समिति पटना पास अवे। ये थे आचार्य किशोर कुणाल। ठीक है, आचार्य किशोर कुणाल। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन पटना। बिल्कुल सही है। ठीक है, द सेंटर विल कंडक्ट रिसर्च ऑन बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, हैबिट एंड क्या बोलते हैं, काउजेज ऑफ डेथ ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन। ये भी सही है। उसके बाद गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं बल्कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ये अपना बिहार का है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। लिस्ट को मैच करना है लिस्ट 2 से। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं हम ये लोग, न्याय गौतमा से रिलेटेड है। ठीक है, इसके फॉर्म, और उसके बाद आप उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, और दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, वैशेषिका। ठीक है, तो सबसे पहले वैशेषिका, तो ये कनाड ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी, ये तो सी और डी अगर देखें तो क्या हो जाएगा, सी का 3 डी का 4, ये दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा है जैमिनी का, उत्तर मीमांसा है भद्रयाना। तो क्या हो जाएगा, बी का 1 और ए का 2, बी का 1 ए का 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि भाई उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। वैसे न्याय और वैशेषिका तो आपको पता होना चाहिए, कन्नड़ा और गौतमा। ठीक है, उत्तर मीमांसा होता है क्या बोलते हैं, भद्रयाना। ठीक है, और पूर्व मीमांसा होता है जैमिनी। पूर्व मीमांसा के जो ये हैं, मतलब ये प्रोमोटर हैं, वो कौन है, जैमिनी। ये प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, ये प्रोमोटर्स हैं, और ये आपका फिलॉसफी है। ठीक है, एंशिएंट फिलॉसफी। तो पूर्व मीमांसा के प्रोमोटर हैं कौन, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हैं भद्रायना। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातका टेल्स रिलेटेड टू प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा आर रिलेटेड टू विनयपति का, अभिधम पिता का, या फिर दीघा निकाय, या सुत्त पिता का, या खुद्दक निकाय। ये है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में गौतम बुद्धा के प्रीवियस क्या बोलते हैं, टेल्स रिलेटेड टू प्रीवियस बर्थ है। ठीक है, इसमें है खुद्दक निकाय। और ये सुत्त पिता का जो है ना, ये सुत्त पिता का, इसके 5 पार्ट हैं। कितना है, 5 निकाय हैं। उसमें से निकाय के ए वाई, उसमें से एक निकाय जो है कौन सा, खुद्दक निकाय है, जिसमें गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये जो 5 निकाय हैं वो कौन है, दीघा निकाय, उसके बाद मध्यम निकाय, उसके बाद क्या है, संयुक्ता निकाय, उसके बाद अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा निकाय में ही, अंगुत्तरा निकाय जो है, इसी में महाजनपद के बारे में बात करता है। महाजनपद क्या है, महाजनपदास के बारे में कहाँ से मिलता है हम लोगों को, ये क्या बोलते हैं, अंगुत्तरा निकाय। और फिर एक खुद्दक निकाय। ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि द शुंगा डायनेस्टीज कैपिटल वाज प्रयागराज। ये प्रयागराज नहीं था, बोलिए ये क्या था, ये था विदिशा। शुंगा डायनेस्टी का विदिशा था। ठीक है, द बहरूद स्तूपा वाज बिल्ट बाय पुष्यमित्र शुंगा। ये जो बहरूद स्तूपा है उसको कौन बनाया था, पुष्यमित्र शुंगा। कौन, बहरूद स्तूपा। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2, डायनेस्टी है और आपको फाउंडर से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, कानवा वासुदेव कर लो। ठीक है, उसके बाद सतवाहना और वकाटका या फिर पल्लवा। ठीक है, तो जो ये वकाटका है ये है विंध्याशक्ति। क्या है, वकाटका के फाउंडर कौन है, विंध्याशक्ति। पल्लवा के हैं सिम्हा विष्णु और
सतवाहना का सिमुक, सतवाहना का कौन है? सिमुक। अब उस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतवाहना सिमुक, पल्लवा सिम्हा विष्णु, वकटका विंध्याशक्ति, और कानवा वासुदेव, सतवाहना सिमुक। ठीक है, सतवाहना सिमुक। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन रीजन है द सेकंड फॉरेनर टू कम इन इंडिया आफ्टर ग्रीक्स वेयर शाकाज। ठीक है, और उसके बाद द साकाज केम टू इंडिया प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग वेल्थ। नहीं भैया, प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग वेल्थ नहीं, बल्कि इन सर्च ऑफ ये आए थे पाश्चर्स के सर्च में, पाश्चर्स के से। ठीक है, तो ये इन सर्च ऑफ तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। द सेकंड फॉरेनर दैट केम टू इंडिया आफ्टर द ग्रीक्स वेयर शाकाज, ये सही है। दूसरा गलत है, वो सर इस प्राइमरीली वेल्थ के लिए बल्कि किसके लिए आया था? बल्कि आया था आपका पाश्चर्स की खोज में। ठीक है, अब देखो ये जो बोल रहा है कि द शाकाज केम इन इंडिया प्राइमरी, ये तो हो गया। द सेकंड फॉरेनर केम इन इंडिया, तो उसका आप क्या बोलते हो? ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर जो है वो क्या है? देखो, सबसे पहले ग्रीक आए, फिर आए शाकाज, क्योंकि वहाँ बोल रहा है, फिर आएगा प्रतिहारा, और फिर आएगा कुषाण। तो जीएस पढ़ा करो। क्या है इसका? ये जीएस पढ़ा करो। जी से ग्रीक, एस से शाकाज, पी से प्रतिहारा, के से कुषाण। ठीक है, याद हो जाएगा। जीएस पढ़ा करो। ठीक है, जीएस पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है, इन 1667 एडी पर्सन नेम्ड डैश इस्टेब्लिश कारकोट डायनेस्टी, मतलब इन कश्मीर। तो कारकोट डायनेस्टी जो कश्मीर में इस्टेब्लिश करा था वो कौन था? दुर्लभ वर्धन। कौन था? दुर्लभ वर्धन। बहुत दुर्लभ था, तभी तो कश्मीर जैसे जगह में हिंदू डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा, दुर्लभ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द सुल्तान हु स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल। नवरोज फेस्टिवल किसने किया था? ये बलबन ने कहा था। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल क्या? पर्सियन न्यू ईयर है। ये क्या है? पर्सियन न्यू ईयर है। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल क्या है? पर्शियन न्यू ईयर है। अगला, और दिल्ली का पहला जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, सुल्तान है, वो कौन है? वो है इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? ये इल्तुतमिश है। बलबन ने ही अपने आप को क्या कहा था? जिले इलाही, जिले इलाही। ठीक है, जिले इलाही का टाइटल अपने के लिए कौन यूज़ करता है? ये। अगला क्वेश्चन, अब इसको मैच करना है आपको इससे दूसरे से। देखो, दीवानी अर्ज क्या है? मिलिट्री डिपार्टमेंट है। दीवान खैरात चैरिटी डिपार्टमेंट है। ठीक है, और उसके बाद दीवाने ममालिक जो है वो क्या है? वो आपका है कहाँ? नहीं, दीवाने ममालिक नहीं, ये बरीद ए ममालिक है ना। बरीद ए ममालिक है, तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन। तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या था? ये रहा था रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको मैच 1 से मैच 2 से। शाहजहांनामा को किसने लिखाया था? शाहजहांनामा को इनायत खान ने लिखा था। किसने लिखा था? इनायत खान। हुमायूं नामा तो गुलबदन बानो ही लिखी थी, उसकी बहन। उसका तबाकत अकबरी और नुस्खाए दिलखुशा कौन लिखे थे? भीमसेन। और तबाकत अकबरी किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद। तो इसको जब आप सेट करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मुगल रूलर्स। अब बताना है कि करोनोलॉजी का। तो मुगल रूलर्स का जो करोन है, भाज सब। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और लास्ट में बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो ध्यान रखना भाज सब। तो उसमें अब लगा दो, ए से क्या हो जाएगा? अकबर, बी एच हुमायूं, जे जहांगीर। पहले जहांगीर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद शाहजहां होगा, भाज, एस, ए के बाद क्या होगा? औरंगजेब, और बी के बाद बहादुर शाह जफर। तो बी एच ए जे नहीं यार, बी एच ए जे होगा ना, सॉरी, भाज सब, बी एच ए जे एस ए बी। ठीक है, बी एच ए जे एस ए बी होगा। फिर से एक बार देख लो अच्छे से, बी एच ए जे भाज एस ए बी, भाज सब। अब देखो, बी से क्या है? बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, तो 3 पहले आ गया, जे से जहांगीर 2 आएगा, एस से शाहजहां 1 आएगा,
ए से औरंगजेब 4 आएगा, और फिर अगर बहादुर साहब तो 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन फिर मिलाना है आपको। फ्रेंच कंपनी जो आई थी तो वो कैसे आई थी? देखो अगर आप ये जानते हो ना, PDEDF, पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डैनिश और फिर फ्रेंच, यानी कि इसमें से स्वीडिश तो नहीं है, तो स्वीडिश सबसे लास्ट में आया होगा। तो सबसे लास्ट में कौन बनाएगा? वही बनाएगा, तो इसको यहाँ से मिला दो। सबसे पहले क्या होगा? डच होगा, तो इसमें सबसे पहला ये क्या है? 602 है, 1602 है। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश तो है नहीं यहाँ पे। फिर डी से कौन है? डैनिश है, तो डैनिश उसके बाद होगा। 1602 के बाद क्या होगा? 1616 होगा। फ्रेंच डैनिश के बाद होगा तो कौन सा होगा? 1664 होगा। अब आप इस तरह से मिला लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या PDEDF अगर आप याद रखते, ये भी आपको काम कर जाता सारे, बगैर इसके जाने भी, डेट्स के जाने। अगला क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश दी खालसा पंथ इन सिक्स सेक्ट? सिक्स सेक्ट में खालसा पंथ को किसने इस्टेब्लिश करा? तो इसको इस्टेब्लिश करा गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसने क्या? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अर्जुन देव ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था आदि ग्रंथ का ये, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ और गोल्डन टेम्पल की स्थापना, गोल्डन टेम्पल की स्थापना, ठीक है। तो ये हो गया कौन? ये हो गया आपका अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अब आ जाओ, गुरु नानक देव ये तो फाउंडर ही थे, और इन्होंने ही लंगर सिस्टम लाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। फाउंडर भी थे, लंगर सिस्टम। गुरु अर्जुन देव हमने बनाया अभी आदि ग्रंथ और गोल्डन टेम्पल, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह अभी हमने देखा ये खालसा पंथ, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, इसके अलावा जो गुरु अमरदास थे ना, वो मंजी सिस्टम लाए थे, ये ध्यान रखना। गुरु अमरदास जो थे ये मंजी सिस्टम, ठीक। और उसके बाद गुरु रामदास जो थे, ये रामदास, अमरदास नहीं, ये रामदास, इन्होंने इस्टेब्लिश करा था अमृतसर सिटी का, ठीक है, अमृतसर सिटी का। तो ये ध्यान रखना है आपको। आदि ग्रंथ और गोल्डन टेम्पल कौन? गुरु अर्जुन देव। फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव। लंगर सिस्टम गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह खालसा सेक्ट, और गुरु अमरदास जो हैं वो कहाँ? मंजी सिस्टम, गुरु रामदास अमृतसर शहर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ द इंग्लिश आर्मी इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर, उसमें कौन था? हेक्टर मुनरो। और 1765 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ क्या हुआ था? इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये किसके इसमें हुआ था? क्लाइव के इसमें हुआ था, ठीक है, देख रेख में। ये हेक्टर मुनरो जीता, लेकिन आकर के ट्रीटी कौन किया? क्लाइव, क्योंकि इसको आता जाता नहीं था ये सब। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन कौन सा गवर्नर कब कब टाइम में है। तो देखो भैया, ये प्योर क्वेश्चन है, इसको छोड़ भी सकते हो, नहीं आता है बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। ये 1805 से लेकर के 1807 ये हैं लॉर्ड मिंटो जो हैं, ये हैं 1807 से लेकर के 13 तक, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं, ये सब्सिडरी अलायंस लाने वाले, ये जो हैं इसका पीरियड है 1798 से 1805, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस 1798। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम है 1813 से लेकर के 1823। तो अब आप इसको मिलाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ये। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मायो इस्टेब्लिश मायो कॉलेज इन कहाँ? मायो कॉलेज जो इस्टेब्लिश करे थे लॉर्ड मायो, वो कहाँ पर करे थे? वो आपका करे थे अजमेर में। कहाँ? अजमेर में, ठीक है। दोस्तों, ये जो लॉर्ड मायो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1869 टू 72, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर द बंगाल पार्टीशन 1905 एंड्रयू फ्रासर वाज मेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल, नहीं बल्कि ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का। और 1905 में किसके समय पे हुआ था ये? करजन जो था ना, लॉर्ड करजन, उसके समय पे हुआ था बंगाल का विभाजन। और अगला स्टेटमेंट है, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1904 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वायसराय लॉर्ड करजन। तो 1904 में लॉर्ड करजन ही था क्या? वायसराय, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। और ये जो वेस्ट बंगाल का तो था एंड्रयू फ्रासर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब ईस्ट बंगाल का कौन था भाई? ईस्ट बंगाल का बताओ। ईस्ट बंगाल का था आपका, था ये बॉर्नफील्ड फुलर। कौन था? बॉर्नफील्ड फुलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द 10th May 1857 द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड विद द मेरठ इन्फेंट्री। तो कौन सी इन्फेंट्री थी? 16th नेटिव इन्फेंट्री, 18th या फिर 20th या फिर 22? तो ये थी कौन सी? ये थी 20th
ने 20वां नेटिव इन्फेंट्री, जिन्होंने क्या करा था, म्यूटिनी स्टार्ट करा था कहाँ पर, मेरठ में, ठीक है, 1857 में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ चेरो रिबेलियन। चेरो रिबेलियन कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको, ये पलामू झारखंड वाले एरिया में, पलामू, ठीक है। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे, वो थे आपके भूखना सिंह। कौन थे, भूखन सिंह। और ये आपका चेरो रिबेलियन जो है वो कब हुआ था, ये हुआ था 1800 एडी में, ठीक है, 1800 एडी में। अगला क्वेश्चन है, इसको मैच करना है आपको फिर से। कांग्रेस, किसने कांग्रेस को क्या कहा था, ठीक है, तो द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इज ए 3 डे स्पेक्टेकल, किसने कहा था, मतलब कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। क्या है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात कही थी, कांग्रेस इज डाइंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कांग्रेस क्षय रोग यानी कि टीबी से मर रही है, ये किसने कहा था। तीसरा, कांग्रेस पीपल आर पॉलिटिशियंस हंग्री फॉर पावर, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। और चौथा है, कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन का ब्रेन, मतलब कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आसान है, कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, ये कौन है, ये लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने ही एक इसके कांग्रेस के लिए एक थ्योरी दिया था, वो कौन दिया था, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ठीक है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, ठीक है, ये लाला लाजपत राय ही ने कहा था। और उसके बाद अगला जो है, कांग्रेस द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ये 3 डे स्पेक्टेकल, मतलब कांग्रेस 3 दिन के कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा था, ये कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है। और कांग्रेस इज डाइंग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये कहा था किसने, ये कहा था आपके अरविंदो घोष ने, किसने कहा था, अरविंदो घोष ने। और कांग्रेस पीपल आर पॉलिटिकल हंग्री फॉर पावर, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो अब आप उस तरह से मिलाओगे, ये देख लो, ए का 4, 1 का डी और 2 का बी, 1 का डी 2 का बी, तो 1 का डी 2 का बी कौन सा है, 1 का डी 2 का बी, ये आपका ऑप्शन सी, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारा अब याद रखना कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, कांग्रेस को टीबी हो गया है, ये कौन कहा था, अरविंदो घोष ने कहा था। और कांग्रेस के जो राजनीतिक हैं वो मतलब पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि ये असर्शन रीजन है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी रिलेट टू दी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। उस समय क्या बोलते हैं, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जैसे कि सती प्रथा वगैरह और चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सारी चीज़ें, और उसको वीडो रीमैरिज एक्ट, ये सारी चीज़ें आई, तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ ही था। एट द कोर ऑफ द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वेयर रैशनलिज्म, साइंटिफिक आउटलुक एंड अदर सच आइडियाज, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। बोथ assertion and reason are correct and correct is the reason is the correct explanation of assertion. अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द कांग्रेस सेशन, तो कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस बात के लिए कहा था कि रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है। तो वो कौन थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो ये हमारे सबसे चहीते सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको मैच करना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, और रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये, और इनके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो उसके बाद मित्र मेला, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, अभिनव भारत। तो सबसे पहले मित्र मेला ये वीडी सावरकर जी हैं, अभिनव भारत भी तो वीडी सावरकर ही है, दोनों यहीं पर जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ये सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। और फिर आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये कौन है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये होंगे सूर्य सिंह, ठीक है, ये कौन होंगे, सूर्य सिंह। तो अब आप मिलाएंगे, 1 का डी 2 का ए और 3 का सी, 1 का डी 2 का ए 3 का सी और डी का ए, ये तो हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, भूदान मूवमेंट्स 1951 वाज स्टार्टेड फ्रॉम तेलंगाना प्रोविंसेस, ठीक है, ये तेलंगाना से हुआ था, बिल्कुल सही बात है। और किसने करा था, विनोबा भावे ने, कौन का, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे ने। और ये कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। अच्छा, ये तेलंगाना, उस समय तो आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना का कौन सा विलेज, पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अहमदाबाद स्ट्राइक जो हुआ था, मिल स्ट्राइक, उसी में। और उसके बाद ग्रामदान मूवमेंट 1955 वाज स्टार्टेड इन बिहार स्टेट एंड वाज सक्सेसफुल, ये बिहार नहीं बल्कि ये उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा, उस समय उड़ीसा नाम था, ORR
ISA। तो ये जो भूदान मूवमेंट था ना, वो भूदान मूवमेंट बाद में 1955 में अपग्रेड होकर के क्या हो गया था, ग्रामदान मूवमेंट। ठीक है, यही ध्यान रखना, ये भूदान ही ग्रामदान बना था 1955 में। और कहाँ पे वो स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे था बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द रॉलेट एक्ट 1919 वाज टू क्रश द नेशनल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो कौन सा होगा, फर्स्ट, 2 एंड 4। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन है, सर जॉन साइमन। ठीक है, स्टेटमेंट है, द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन वाज एसोसिएटेड विद द लेबर पार्टी। लेबर पार्टी नहीं, ये लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, ये कौन से पार्टी से, लिबरल पार्टी से थे। इन 1927 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इट वाज डिसाइडेड टू अपोज या बाइकआउट साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के लिए 1927 वाला सेशन बॉम्बे में नहीं हुआ था, ये मद्रास में हुआ था भाई। कहाँ पे, मद्रास में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे गलत, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो याद रखना कि जो साइमन कमीशन का जो बाइकआउट हुआ था वो मद्रास सेशन से हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का बाइकआउट कहाँ से हुआ था, मद्रास सेशन से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कौन थे, आचार्य नारायण देव। ठीक है, और जनरल सेक्रेटरी कौन थे, जनरल सेक्रेटरी आपके थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे आचार्य नारायण देव, क्या थे, प्रेसिडेंट और फाउंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोविंसेस इन विच कांग्रेस गॉट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 1937 वाले इलेक्शन में कांग्रेस को कौन कौन से प्रोविंस में, कितने प्रोविंस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी। ठीक है, तो ये 5 मिली थी। और कौन कौन सी थी, सबसे देखो, सबसे पहले अपना बिहार, फिर यूनाइटेड प्रोविंस यूपी। ठीक है, और यूपी के बाद यहीं पे आ जाओ उड़ीसा। ये तीनों तो एक ही जगह पर है, ये याद हो जाएगा, यूपी, बिहार, उड़ीसा। बंगाल इसलिए नहीं क्योंकि बंगाल में मुस्लिमों की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी ना, तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, तो यूपी, बिहार और उड़ीसा, ये 3 हो गए। और उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल में भी सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार। ठीक है, ये हो गया एक, ये टोटल एक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार, तो टोटल 4 हुए। और मद्रास, और कहाँ, मद्रास, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो याद रखना, बिहार, यूपी, उड़ीसा एक जगह कर लो, सेंट्रल प्रोविंस बीच में, सेंटर में सेंट्रल प्रोविंस हो जाएगा, उसके साथ बिहार भी, और मद्रास नीचे में। ठीक है, चेन्नई। तो ये हो गए आपके 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट मिशन दैट विजिटेड इंडिया इन 1946। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे लॉर्ड पथिक लॉरेंस। और उसके मेंबर्स कौन थे, ए बी अलेक्जेंडर भी मेंबर थे, और स्टेफन क्रिप्स भी मेंबर थे। ये क्लेमेंट एटली जो थे ना, ये वहाँ के उस समय पीएम थे। कहाँ के, ये यूके के पीएम थे उस समय, यूनाइटेड किंगडम के। ठीक, तो ये तीनों ही मेंबर थे, ये तीनों, इन्हीं तीनों मतलब कि कैबिनेट मिशन में तीनों मेंबर थे। उनमें से पथिक लॉरेंस जो थे वो थे चेयरमैन, बाकी ए बी अलेक्जेंडर और सर स्टेफन क्रिप्स भी थे। अगला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा ये था, लॉ, फॉरेन या फूड या फिर डिफेंस। तो ये थे फूड। लॉ किनके पास था, लॉ था अपना B.R. अम्बेडकर जी के पास। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन अफेयर्स किसके पास था, ये तो जवाहरलाल नेहरू के पास था, JL नेहरू। ठीक है, और डिफेंस कितना था, बलदेव। मतलब डिफेंस के लिए बल चाहिए ना, चाहिए कि नहीं, बगैर बल के होगा डिफेंस, तो इसलिए डिफेंस कौन थे, बलदेव यादव। फाइनेंस किसके पास था, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आता है कभी कभी। फाइनेंस था लियाकत अली के पास। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, द बाल्कन प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ। तो ये जब नहीं हो रहा था, क्या नाम है, जिन्ना वगैरह नहीं मान रहा था, तो फिर फाइनली एक प्लान ये बनाया क्या, लॉर्ड माउंटबेटन, कि यार इसको पूरे सबको अलग अलग आज़ादी दे दिया जाए, जो जैसा चाह रहा है ना वैसे ही दे दिया जाए, पाकिस्तान को अलग, उसके बाद हैदराबाद चाह रहा था, तो ये सब मतलब अपना अपना आज़ाद हो जाए। तो इस तरह क्या होता है, ये छोटा 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 बन जाता है। ठीक है, तो यही प्लान बाल्कनाइजेशन है जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने करा था। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस, इसका क्या मतलब, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस सेपरेटली विदाउट क्रिएटिंग यूनिफाइड इंडिया और पाकिस्तान। मतलब बगैर यूनिफाइड इंडिया और पाकिस्तान के क्रिएट किए हुए हर एक प्रोविंस को, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को सेपरेट इंडिपेंडेंस देने की बात सोचने लगे थे कौन, ये लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया प्लान, बाल्कन प्लान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, J.M. Keynes was the British economist who transformed macroeconomics in theory एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, J.M. Keynes ने ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स इन थ्योरी और प्रैक्टिस में। ही रॉट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये भी सही है। ही एक्सप्लेन्ड कंसिक्वेंस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन व्हेन गुड्स वेयर नॉट बीइंग सोल्ड एंड वर्कर्स बिकम अनएम्प्लॉयड। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सारे स्टेटमेंट सही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है,
इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो क्या बोलते हैं बुक है, इसके लेखक कौन है? J.M. केनीज है, ठीक है, जो कि 1936 में लिखे। बिल्कुल प्योर याद करने वाली चीज़ है, एक बार अच्छे से देख लो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया आर बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंक्लूड होता है, तो ये सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, इन द ईयर 2019 द सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस NSSO और CSO को मिला दिया गया एंड स्टैब्लिश नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस NSO बना दिया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखना कि CSO प्लस NSSO को मिला करके कर दिया गया क्या? मिला करके क्या कर दिया गया भाई? मिला करके कर दिया गया NSO, ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज इक्वल टू NSO, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, ये ध्यान रखना। और ये नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्रेस द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो पहले GDP जो होता है, ये होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये टोटल होगा आपका GDP का फॉर्मूला। अब देखो, अब GNP देख लो, तो GDP क्या हो गया? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, एक्स से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका GDP। अब GNP क्या होता है? GNP होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम, मतलब ये आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस ये प्लस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो लोग, ये क्या है? मतलब विदेश में जो लोग इंडिया के हैं जो कमा रहे हैं, ठीक है, विदेश से आने वाला रेमिटेंस माइनस इंडिया जो विदेशी जो इंडिया में रह करके कमा रहा है, ठीक है, तो फॉरेनर्स को दिया हुआ मतलब पैसा, तो ये टोटल ना रेमिटेंस हम लोग कितना कमा रहे हैं, मतलब भारत में कितना आ रहा है, और भारत में जो लोग फॉरेनर कमा रहे हैं उसको घटा दोगे, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम। अब आप बताओ इन दोनों के बीच का रिलेशन अब आपको दिख रहा है कि अगर हम इस पूरे चीज़ को, ये जो है ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा चीज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ GDP लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये GDP हो जाएगा। तो अब बताओ, तो GNP इक्वल टू क्या होगा? GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम कर सकते हैं कि GNP इक्वल टू हम कर सकते हैं GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब आप देख लो इसमें ऑप्शंस, ये क्या है? फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक, क्वेश्चन क्या है आपका कि नेशनल GNP और GDP में व्हाट इज द डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस इसका क्या कहलाता है? अब आप देख लो कि GNP, इसको इधर लाओ बराबर के इधर, माइनस GDP इक्वल टू क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय योजना, ठीक है। सर्वोदय योजना जो है वो कौन लाए थे? जयप्रकाश नारायण। गांधी योजना, एज सच कोई गांधी योजना महात्मा गांधी जी नहीं लाए थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। MN रॉय ये लाए थे जन योजना, ठीक है। और बॉम्बे प्लान श्री अर्देश्री दलाल, तो ये हो जाएगा गलत, चूज द रॉन्ग पेयर, ठीक है। अब आप देख लो थोड़ा सा, अब ये देखो कि सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी ये जो आया था, ये कब आया था? 1938 में। कौन लाए थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसके अंडर? इसमें 1938 में प्रेसिडेंट कौन थे? SC बोस। तो SC बोस के क्या बोलते हैं प्रेसिडेंसी में जवाहरलाल नेहरू क्या लाए थे? नेशनल प्लानिंग कमेटी, कब? 1938 में, ठीक है। उसके बाद आया, सीक्वेंस याद रखना, बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान आया कब? 1944 में, ठीक है। और इसको जैसे कौन लाए थे? ये GD बिरला वगैरह उसमें जो थे, GD बिरला, ठीक है। और उसके बाद JD टाटा, ठीक है, JD टाटा, ये लोग मिलकर लाए थे, ठीक। अब उसके बाद आया आपका क्या बोलते हैं उसको? गांधीयन प्लान, ठीक है। गांधीयन प्लान जो है ये आया था आपका, ये भी 1944 में, और इसको लाए थे कौन? SN अग्रवाल, वहाँ था ना, गांधी जी नहीं लाए थे, बल्कि कौन लाए थे? SN अग्रवाल, ठीक है।
SN अग्रवाल, गांधी प्लान हो गया। उसके बाद आया था आपका पीपल्स प्लान, कौन सी, पीपल्स प्लान, ठीक है। पीपल्स प्लान को कौन लाए थे, पीपल्स प्लान को लाए थे 1945-46 में लाए थे एम एन रॉय, ठीक है। जन प्लान था ना वहाँ पे, तो एम एन रॉय ये आप लिख लो। और उसके बाद सर्वोदय प्लान, सर्वोदया प्लान, ठीक है। सर्वोदया प्लान जो है वो आया था कब, 1950 में, और 1950 में आया था, ठीक है। और इसको लाए थे कौन, जयप्रकाश नारायण, JP नारायण, ठीक है। और फिर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया हमारा, 1951, ठीक है। तो अब आप ये देखो, ये सारा ध्यान रखना है कैसे। सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 अंडर जवाहरलाल नेहरू, फिर बॉम्बे प्लान 1944, GD बिरला वगैरह, GD टाटा, ये लोग मिला के लाए थे, और ये लोग बिजनेसमैन वगैरह लोग थे, ठीक है। उसके बाद गांधी प्लान आया 1944 में SN अग्रवाल के द्वारा। फिर आया पीपल्स प्लान किसके, 1945-46 में, कौन, MN रॉय के द्वारा। और उसके बाद आया सर्वोदय प्लान 1950 में, मतलब JP नारायण, जयप्रकाश नारायण जो बिहार के थे, वो लाए। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इस्टेब्लिश। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का मतलब एग्जिम बैंक, ठीक है। एग्जिम बैंक कब आया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 6 5 ईयर प्लान, छठा या फिर 7वां या फिर 8वां। तो ये आया था छठे में, एग्जिम बैंक कब आया था, 6th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। अब अगला आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कुजनेट्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, कुजनेट्स कर्व जो है वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच का बताता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, बिल्कुल यही बताता है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम इनइक्वालिटी को बताता है, कौन सा, कुजनेट्स कर्व, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका क्या कहना है कि अगर नेशन डेवलप करता है, अगर मान के चलो नेशन, इनका क्या कहना है, नेशन अगर डेवलप करेगा, ठीक है, नेशन डेवलप करेगा तो इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। क्या बोल रहा है ये, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा, ठीक है। इकोनॉमी क्या करेगा, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब जब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्या बोल रहा है ये, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर इकोनॉमी जब मेच्योर हो जाएगा, इकोनॉमी जब नेशन जब डेवलप करेगा तो क्या होगा, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। फिर इनका कहना है कि अगर इकोनॉमी अगर मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी जब मेच्योर हो जाएगा तो इनकम इनइक्वालिटी डिक्लाइन कर जाएगा। फिर क्या करेगा, इनकम इनइक्वालिटी जो है तब डिक्रीज करेगा, कब, जब इकोनॉमी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। जब इनिशियली जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, नेशन डेवलप करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो फिर इनइक्वालिटी बढ़ेगी। फिर जैसे ही मैच्योर हो जाएगी इकोनॉमी तो फिर ये इनइक्वालिटी घटने लगेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन लीव्स अ जॉब एंड सीक्स अनदर। हाँ, जब एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब को खोजने में लगा रहता है जॉब सीकर, तो उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होता है, फिर फ्रिक्शनल, मतलब इधर उधर रगड़ा खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। उसके बाद द सम ऑफ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट is called natural rate of unemployment. The sum of cyclical and structural unemployment is called क्या है, natural rate of unemployment। नहीं, the sum of cyclical नहीं, frictional। ये क्या है, the sum of frictional and structural unemployment is called natural rate of unemployment, ठीक है। फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल को कहते हैं, ना कि साइक्लिकल को, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल इज कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल जो आपका क्या रूरल इकोनॉमी में यही है, ठीक है। रूरल इकोनॉमी में क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। लोगों के पास लग रहा है सब काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, इस पर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट अगर ये जानोगे तो इसका है प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है ना वो जीरो होती है, ठीक है। मतलब जितने लोग चाहिए, मान के चलो इस काम को करने के लिए, इस खेत को जोतने के लिए 2 लोग चाहिए, ठीक है। हमारे घर में है मान के चलो 4 लोग, चारों इसको जोत रहे हैं, तो भाई 2 लोग तो कर ही सकते हैं। तो 2 लोगों का जो क्या प्रोडक्टिविटी है, रेस्ट 2 का, वो तो जीरो होगा ना, जबरदस्ती काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये सही है स्टेटमेंट। और उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पर्सन्स क्वालिफिकेशंस आर नॉट एडिक्वेट विद द जॉब। देखो अब मान के चलो, जैसे अभी आपका ये AI आ गया, ठीक है। AI आएगा तो सबका क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया ना, बिल्कुल ही, क्योंकि सारा काम क्या कर रहा है, AI कर रहा है। अब AI से ज़्यादा जिसका क्या बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशन होगा, वो अब वैल्यूएबल होगा, उससे कम होगा। जो चीज़ AI कर देगा उसको क्यों रखेगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए एडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं, मतलब नहीं होना भी, ये क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, 1 3 4 तो नॉट करेक्ट। ओके, तो नॉट करेक्ट तो ओनली 2, ठीक है।
नॉट करेक्ट तो क्या होगा, ये ओनली टू, क्यों, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ही तो गलत हुआ सिर्फ। भाई द सम ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। देखो जब भी गवर्नमेंट को पैसे वैसे की जरूरत होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई चीज़ मतलब कि आकर के मार्केट में नहीं बेचती है, उसके जगह पर गवर्नमेंट को कुछ खरीदना हो या गवर्नमेंट को कुछ बेचना हो, ठीक है। यानी खरीदना बेचने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होगी तो वो कुछ अपनी वो बॉन्ड्स को जारी करेगा, और जब गवर्नमेंट को पैसे की मतलब जरूरत नहीं होगी तो वो अपना बॉन्ड्स मार्केट से उठा लेगा, ठीक है। तो इन दोनों काम को करने के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं आती है, गवर्नमेंट किसके द्वारा कराती है, ये कराती है आरबीआई के द्वारा, और इसी को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनकम टैक्स इन इंडिया। इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम टैक्स किसको मतलब इंडिविजुअल टैक्स है, ये क्या है, इंडिविजुअल टैक्स है, ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स है। तो ये प्रोग्रेसिव है, जितना कमाओगे उतना देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं है। इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा कलेक्ट किया जाता नहीं। इट इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और इट इज ए प्रोपोर्शनल टैक्स, नहीं क्या बोलते हैं, रेट। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो। प्रोपोर्शनल रेट ऑफ टैक्सेशन इज कांस्टेंट, क्या है, रेट ऑफ टैक्सेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल ऑफ टैक्स पेयर, रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल ऑफ टैक्स पेयर, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। मतलब कि टैक्स लगा रहे हैं बगैर किसी, जो ज़्यादा कमा रहा है उसमें भी उतना ही, जो कम कमा रहा है उसमें भी इतना ही, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, नहीं, ये तो प्रोपोर्शनल टैक्स नहीं है भाई, ठीक है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोपोर्शनल का उल्टा क्या है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जो जितना कमाएगा उसको उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बस एक प्रोपोर्शन में सबको देना पड़ा है, उतना ही देना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं जाके मार्केट में, चाहे वो अंबानी खरीदे चाहे मैं खरीदूँ, ठीक है, देना दोनों को सेम टैक्स है, तो वो प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया। लेकिन जो इनकम टैक्स है, अंबानी जितना पे करेगा उतना मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो मैं क्यों करूँ। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स जो है, ये इनकम टैक्स प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव है। तो क्या हो जाएगा, दो ही स्टेटमेंट सही हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन द केस ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जो है ना, ये दो वर्ड से बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, या स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का रुक जाना, इन्फ्लेशन का मतलब भाई ग्रोथ रुका हुआ है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या हुआ, जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बिहार वेयर द पैलियोलिथिक टूल्स वेयर फाउंड। पैलियोलिथिक टूल्स जो है कहाँ पर मिले हैं, तो ये मिले हैं साउदर्न पार्ट में। कहाँ पर, खड़गपुर हिल्स के तरफ। और खड़गपुर हिल्स में कौन कौन आता है, ये मुंगेर। तो ये पैलियोलिथिक टूल्स, ठीक है, ध्यान रखना, मुंगेर, जमुई गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे लोकेशंस। तो इसमें पैलियोलिथिक टूल्स पाए मिले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, सीता लैंड मीन्स क्या, सीता लैंड जो अर्थशास्त्र में कहा गया है, सीता लैंड क्या है, वो रॉयल लैंड्स को सीता लैंड कहा गया है। क्या किया गया, रॉयल लैंड्स को सीता लैंड। उसके बाद हु ब्रॉट बिहार अंडर दी दिल्ली सल्तनत, ये कौन लाए थे, ये इल्तुतमिश लाए थे, ठीक है। और इल्तुतमिश जो थे स्लेव थे किसके, इल्तुतमिश स्लेव थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और मिनहाज ए सिराज की जो बुक है, मिनहाज सिराज की बुक जो है क्या है, तबाकत ए नासरी। ये नासरी किसको डेडिकेटेड है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को डेडिकेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिनहाज ए सिराज की बुक कौन सी, तबाकत नासरी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को डेडिकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह बिल्ट द फोर्ट इन पटना ड्यूरिंग हिज रूल एंड अगेन डेवलप्ड दिस सिटी एज ए कैपिटल। इट इज डिस्कस्ड इन, ये तारीख दाऊदी में। तारीख दाऊदी का राइटर कौन है, अब्दुल्ला, कौन है, अब्दुल्ला, ठीक है। और उसके बाद ये जो लिखा गया था तारीख दाऊदी, ये ध्यान रखना, ये अकबर के टाइम लिखा गया था, अकबर के टाइम पे, ठीक है, ध्यान ये रखना है, अकबर ये नहीं कि उसके समय पे, ठीक है। तारीख फिरोज शाही को कौन लिखा था, जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। और तारीख शेर शाही को, जिसको कंपाइल किया था, कंपाइल्ड बाय इसको अब्बास खान सरवानी, क्या है, अब्बास खान, याद रखो, अब्बास खान, ठीक है। तो याद हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख दाऊदी अब्दुल्ला जो कि अकबर के टाइम में लिखा गया था, और तारीख शेर शाही ये कंपाइल्ड बाय
अब्बास खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विथ हुज इफर्ट्स वाज द सेकंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस हेड। सेकंड सेशन जो है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का किसके मतलब इफर्ट से हुआ था? यह हुआ था श्री दीप नारायण सिंह। ये कहाँ के थे? ये भागलपुर के थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भागलपुर के थे। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1908 में। कहाँ पे? पटना में, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन पटना साहिब। ये पटना साहिब नहीं बल्कि बानिकपुर। कहाँ हुआ था? बानिकपुर, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट हजारीबाग। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और प्रेसिडेंट, अच्छा इसमें जो है बानिकपुर में, इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे R.N. मुधोलकर, माधोलकर, ठीक है, R.N. माधोलकर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद द 16th सेशन ऑफ बिहारी कांग्रेस और हेल्ड इन हजारीबाग, और इसमें प्रेसिडेंट कौन थी? मिसेस सरला देवी, याद रखना, सरला देवी, ठीक है। द एडिटर ऑफ बिहार लीडिंग न्यूज़पेपर बिहारी वाज बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहारी के एडिटर कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी बी एंड सी क्या हो जाएगा? बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है बालदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। ये जो बालदेव सहाय हैं, इन्होंने एडवोकेट जनरल का पोस्ट रिजाइन किया था कब? क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ है? 1942 में, ठीक है। 27th सेशन ऑफ INC कहाँ पे कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? 1912 में प्रेसिडेंट कौन थे? आपके R.N. मुधोलकर, ठीक है, R.N. मुधोलकर। और उसके बाद 53rd सेशन ऑफ INC, 53rd सेशन ऑफ INC जो हुआ था, ये कब हुआ? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका 1940 में। कब हुआ था? 1940 में, 53rd सेशन ऑफ INC। पार्टीशन ऑफ बिहार कब हुआ? 1911 में। वो भी अगर पर्टिकुलर डेट बोलें तो 12 दिसंबर 1911। किसके द्वारा? जॉर्ज पंचम। कब? जब ये दिल्ली दरबार हो रहा था, ठीक है, दिल्ली दरबार में। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से अगर आप मिलाएंगे तो आंसर बन जाएगा A का C, B का D, A का C, B का D, और ये ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड ए मेजर एजिटेशन इन बरहिया यानी मुंगेर इन नवंबर अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स अटेम्प्ट टू इविक्ट द शेयर क्रॉपर्स। ये कौन था? बिहार किसान सभा, ठीक है, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अर्बन लिटरेसी रेट। अर्बन लिटरेसी रेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है कि ये कौन सा है। अर्बन लिटरेसी में सबसे ज़्यादा जो है वो कैमूर में है, फिर पटना में है, फिर मुंगेर में। कैमूर, पटना, मुंगेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मिलाना है कि ये जो लिस्ट 1 में जो मिनरल्स हैं वो लिस्ट 2 के किस लोकेशन पे मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड आप करो जमुई, ठीक है, और पायराइट करो ये रोहतास, ठीक है। ये 2 तो आप कर ही सकते हो। तो गोल्ड जमुई और पायराइट करोगे, 1 का B और 4 का C, 1 का B और 4 का C, 1 का B और 4 का C, ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। बाकी आप नहीं भी जानते तो काम चल जाता। वैसे गैलेना जो है ये कहाँ मिलता है? बांका में, ठीक है। गैलेना कहाँ मिलता है? बांका में। एस्बेस्टस मुंगेर में, ठीक है। AM सोन रिवर आफ्टर एंटरिंग बिहार क्रॉसेस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स बिफोर फाइनली इमर्जिंग टू रिवर गंगा। मतलब जो सोन रिवर है जब बिहार इंटर करता है तो कितने डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके तब जाके गंगा में मिलता है? तो ये है जो 5 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है, और वो क्या बोलते हैं, कौन कौन से हैं? रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद अरवल, भोजपुर, ठीक है, अरवल, भोजपुर और पटना। और क्या? पटना, ठीक है। तो ये हो गए 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बिहार। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 प्रोवाइडेड 3 टायर गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्राम सभा इज दी सेकंड लार्जेस्ट असेंबली अंडर पंचायत। ये फर्स्ट लार्जेस्ट, ये फर्स्ट लार्जेस्ट क्या? लार्जेस्ट, ये सीधे सीधे बोलो लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं बल्कि इट इज़ द लार्जेस्ट असेंबली अंडर पंचायती राज, ठीक है। और उसके बाद ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 7,000। ये भी सही, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या? ये सही स्टेटमेंट है। और अगला स्टेटमेंट है द मुखिया एंड डिप्टी मुखिया कैन राइट देयर रेजिग्नेशन टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। हाँ, ऐसा नहीं कि डिप्टी मुखिया को देगा, नहीं, दोनों ही किसको देगा? सीधे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हाँ, इसका ये पूछा क्या है? ये पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो सिर्फ ओनली 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
द फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी व्हाट परसेंट ऑफ जीएसडीपी इन बिहार बजट। बिहार बजट में फिजिकल डिफिसिट है वो कितना है 2.98%। अगला क्वेश्चन है द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 2023-24 इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज्ड बाय 15% एट करंट प्राइस। 15% नहीं ये बल्कि 14.5%, ठीक है, इतना क्लोज नहीं देना चाहिए। और उसके बाद है द पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी इन बिहार एट करंट प्राइस इज एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज बाय 12.8%। ये सही है, ठीक है। ये कौन से प्राइस पे? करंट प्राइस पे 12.8%। द पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब 2011-12 वाला बेस ईयर से के अनुसार प्राइस इज एस्टिमेटेड टू बी 36,333 इन द ईयर। ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ये जो है पर कैपिटा इनकम ये तो है कांस्टेंट प्राइस पे, तो करंट पे कितना है? करंट पे है आपका 66,328 रुपये, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपको। तो 2 और 3 सही है, इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा? ओनली 1। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। ये तो ये तिब्बत में है। माउंट एवरेस्ट किसमें है? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। और कैलाश रेंज ये भी है तिब्बत में, ठीक है। तो अब आप देख लो, ये जो तिब्बत वाला रेंज है ये है आपका सिक्किम के अगल बगल में, ठीक है, और ये है उधर। तो अब माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सिक्किम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो सिक्किम के बगल में ये तिब्बत वाला पार्ट है ये मकालू, और फिर उसके बाद नेपाल होगा, और फिर आपका कैलाश रेंज जहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र वगैरह निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मकालू जो है तिब्बत का ही है, लेकिन ये सिक्किम के बगल में, और ये जो है ये तिब्बत का ही पार्ट है लेकिन बहुत उधर है। मतलब ये मान के चलो यहाँ पे सिक्किम है, तो यहाँ जो कि यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ना कैलाश मानसरोवर से, फिर ऐसे करके नामचा बरुआ में टर्न लेकर के इधर आती है। तो ये बहुत दूर है, ठीक है। तो ये कैलाश रेंज वहाँ पर है। इसी कैलाश रेंज से बाकी सारी नदियाँ इधर सतलज वगैरह का भी आता है, ठीक है, पानी इधर से, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द तापी रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्यान रेंजेस। नहीं भैया, ये सतपुरा और विंध्यान रेंज के बीच में नर्मदा, सतपुरा और विंध्यान के बीच में नर्मदा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो आपको इनकरेक्ट बताना है तो ओनली 2 होगा, ठीक है। अब आप देखो, ये मान के चलो, अब ये है आपका विंध्यान और ये है सतपुरा, इसके बीच में क्या बहती है? इसके बीच में बहती है नर्मदा। और साउथ ऑफ मतलब कि जो क्या बोलते हैं सतपुरा है, ठीक है, साउथ ऑफ सतपुरा यहाँ बहती है ये तापी, साउथ ऑफ सतपुरा। अब याद कैसे रखोगे? ऊपर में विंध्यान है, नीचे में सतपुरा। देखो विराट कोहली कहाँ से है? दिल्ली से है। विराट कोहली कहाँ से? दिल्ली से। और सचिन तेंदुलकर कहाँ से? बताओ भाई, सचिन तेंदुलकर कहाँ से? महाराष्ट्र से, यानी मुंबई से, ठीक है। तो मुंबई कहाँ है? नीचे में है, तो सचिन नीचे में है। विराट कोहली कहाँ है? दिल्ली से है, तो दिल्ली वी ऊपर होगा दिल्ली की तरफ, और एस कहाँ होगा? सचिन मुंबई नीचे की तरफ, तो वी एस हो गया। उसके बीच में कौन होगा? नर्मदा। और साउथ ऑफ सतपुरा तापी बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है साउथ वेस्ट मानसून के बारे में? इट हैज 2 ब्रांचेज, अरबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल में। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा ये है। तो जब यहाँ से आती है तो एक ये अरबियन सी ब्रांच, ये अरबियन सी ब्रांच है, और दूसरा वाला ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच यूँ चलाता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है द अरेबियन सी ब्रांच काउजेज रैनफॉल इन द वेस्टर्न घाट एंड कोंकण कोस्ट। बिल्कुल ये वेस्टर्न घाट और कोंकण कोस्ट में ये करेगा ना यहाँ पे। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच काउजेज रैनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग जून जुलाई। नहीं भैया, ये नहीं करता। बे ऑफ बंगाल ब्रांच ना ये तमिलनाडु, ये जो तमिलनाडु है ना, यहाँ पे तमिलनाडु, इसके पैरेलल चला जाता है, ठीक है। ये पैरेलल जाता है, तो यहाँ बारिश नहीं करता है। ये बारिश होती है यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून में। कहाँ कब बारिश होती है? यहाँ पे होती है बारिश रिट्रीटिंग मानसून में, जब मानसून का टाइम खत्म होता है और इधर से जब क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जब आते हैं, उसके बाद यहाँ से ये जब जाते हैं तब यहाँ बारिश होती है रिटर्निंग के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए ये तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा, मानसून विंड्स आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। बिल्कुल ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, रॉन्ग स्टेटमेंट। द चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। बोल रहा है चिनाब जो है इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। एट देव प्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा, एयर आफ्टर इट इज नॉन एज गंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद गांधी सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबल रिवर पे, ये भी सही है, ठीक है। तो टोटल सारे स्टेटमेंट सही है, तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग। अच्छा, बाकी जो ये जो है ये मान लो कि देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, उसके बाद आपका बाकी सारे जो प्रयाग, विष्णु प्रयाग, इन सबको भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। वो आप देख लेना, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल के बारे में ये क्या है? खादर सोइल इज द ओल्ड एल्यूवियल सोइल। नहीं देखो, खाद याद रखना। खाद क्या होता है? खाद क्या होता है? ये फर्टिलिटी के लिए होता है ना, खाद। तो खाद डालते हैं, तो याद रखना कि खादर जो है ना वो न्यू होता है। क्या होता है?
ये न्यू ओल्ड नहीं होता, ये न्यू अल्यूवल सवाल, और बांगर जो होता है ओल्ड अल्यूवल सवाल। तो इनकरेक्ट बोला है तो दोनों ही इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात, आसाम एंड मुंबई हाई, बिल्कुल सही है। नोआमुडी एंड गोवा, गोवा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, नोआमुडी एंड गोवा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आर कॉपर ओर माइंस, नहीं ये कॉपर नहीं भैया, नोआमुडी और गोवा जो है ये आयरन ओर माइंस है, ठीक है। यहाँ पे आयरन ओर माइंस मिलते हैं, ठीक। तो दूसरा गलत है। तीसरा, मैग्नीज डिपोजिट्स आर मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम, तो मैग्नीज जो है ये मेनली जो है धारवाड़ सिस्टम से है, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ये ध्यान रखना कि नोआमुडी और गोवा जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में वो कॉपर के लिए बल्कि आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग हाई यील्ड वेट वेराइटीज दैट कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन, ये नॉर्मन बोरलॉग है। एम एस स्वामीनाथन नहीं, एम एस स्वामीनाथन उन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा इन सारी चीज़ों को, लेकिन वेट वेराइटी जो यूज़ किया गया हाई यील्डिंग वाला, ये इसके जो क्या बोलते हैं डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे वो नॉर्मन बोरलॉग ही थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, टेम्परेट साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ फ्रंट्स, तो टेम्परेट साइक्लोन तो कोल्ड वेव फ्रंट और वार्म वेव फ्रंट दोनों का मिलन से ही होता है ना ये, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स आर लोकेटेड नियर दी रॉ मटेरियल्स रीजन, बिल्कुल, अगर वो नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जो मटेरियल है रॉ मटेरियल है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ये भी स्टेटमेंट सही है 1854 में। और ये कौन किए थे, कोवास जी नान भोए, कौन किए थे, नान होए, ठीक है, नान होए। तो ये कोवास जी नान होए ने किया था 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई में, ठीक है। द राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेट अप इन 1959 इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1959 में राउरकेला में जो स्टील प्लांट हुआ किसके इसमें हेल्प से, जर्मनी की हेल्प से। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, वो ये ध्यान रखना 1854 में कोवास जी नान होए। अब इसको आपको फिनोमिना और काउज देखो, कोरियोलिस फोर्स जो है वो किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से, सीजन्स क्यों, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से और टिल्ट की वजह से। इक्वी नॉक्स में क्या होता है, सन डायरेक्टली ओवरहेड द इक्वेटर, ठीक है। ये तीनों ही स्टेटमेंट मतलब कि क्या बोलते हैं करेक्टली मैच्ड हैं, तो 1 2 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेनरी हेस ने दिया था। वो अल्फ्रेड जो वेगनेर ने दिया था, वो दिया था आपका थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या दिया था, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का दिया था ये, ठीक है, ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हेनरी हेस ने क्या दिया, हेनरी हेस ने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब इनका कहना था कि जो सी फ्लोर है ना वो स्प्रेड कर रहा है, और ये जो है ना ये यहाँ से लावा बाहर आ रहे हैं, और ये मिड ओशियनिक रिज बनाता है, ठीक है, मिड ओशियनिक रिज फॉर्म होता है जब सी फ्लोर मतलब स्प्रेड करता है, ये इसकी तरफ ये इधर की तरफ, तो यहाँ से लावा वगैरह सारे ऊपर आ जाते हैं, तो मिड ओशियनिक रिज बन जाता है, तब समुद्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्लोजली एसोसिएट करने वाले जेट स्ट्रीम कौन से, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, ये मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, मेडिटेरेनियन सी में। और यही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न इंडिया में आपकी बारिश करवाता है कब, ठंड में, कब, विंटर में, ठीक है, विंटर में, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द अगुलहास करंट इज फाउंड इन, अगुलहास करंट जो है ना आपका ये मेडागास्कर है, और ये साउथ अफ्रीका मतलब ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे ये बहता है, ये ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, मेडागास्कर, ठीक है, और ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका। तो बताओ ये मेडागास्कर वगैरह ये क्या है, ये इंडियन ओशियन में है, ये कौन सा है, इंडियन ओशियन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इंडियन ओशियन। अब ये अगुलहास है ना, नाम से लगना बड़ा अजीब गुस्सा वाला नाम है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये हॉट ओशियन करंट है, ठीक है, वार्म ओशियन करंट या फिर हॉट ओशियन करंट, इसके नाम से गुस्सा लगना अगुलहास, ठीक है, ये गुस्से में लग रहा है बिल्कुल। तो ये मेडागास्कर और ये जो आपका अफ्रीका है उसके बीच में है, ठीक है, उस बीच वाले रीजन में ये बहता है, तो क्या हो जाएगा इंडियन ओशियन, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड, ये तो कनाडा का है, ठीक है, कनाडा इतना छोटा छोटा इतना अजीब कटापटा है ना बिल्कुल, तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया, अफ्रीका को एशिया से कौन सेपरेट करता है, अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करने वाला जो ये है वो क्या है, बाब अल मंदब स्ट्रेट, ठीक है, बाब अल मंदब स्ट्रेट, ठीक है। तो ये देखो
ये है ना बाब अल मंदब स्ट्रेट, तो ये क्या इथोपिया वगैरह, ये अफ्रीका वाला पार्ट है, अफ्रीका वाला पार्ट है। और ये आपका हो गया अरबियन, अरबिया, और अरबियन के साथ ही इसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है एशिया, ठीक है ना। तो इसको कौन सेपरेट करता है, ये बाब अल मंदब स्ट्रेट, ठीक है। अब ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अफ्रीका को किससे, यूरोप से अलग करता है, किससे, यूरोप से अलग करता है। पाल्क स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट ये किसको किसको अलग करता है, यूरोप को एशिया से। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट मिलेगा आपको किसके पास, ये इस्तांबुल के पास, ठीक है, टर्की हो, तो यूरोप को एशिया से, ठीक है। और बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखना, ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, सी ऑफ मरमरा से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बाय विच एक्ट वॉज द पब्लिक सर्विस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसी के तहत क्या बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी कब बनी थी भैया, ये 1924 में, ठीक है। कौन बनाए थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये सबसे पहले उसी समय हुआ। नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हैदराबाद स्टेट ज्वाइन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, हैदराबाद तो 1948 में जाकर के इंडिया में ये हुआ ना, तो ऑपरेशन पोलो करके, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब इसको फिर मैच करना है सिंगल सिटीजनशिप का, ये हम लोग कहाँ से लिए, ये ब्रिटेन से लिए हैं, यूएस में, और उसके बाद यूएस में तो डबल सिटीजनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स में। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या है, जापान से। फंडामेंटल राइट्स यूएसएसआर से। ये सारे आप मिलाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर इलेक्शंस, इलेक्शंस क्या है, पार्ट 50, ठीक है। इलेक्शंस किस क्या है, पार्ट 50। पार्ट 16 क्या है, पार्ट 16 है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ये क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक है, सर्टेन क्लासेस। और पार्ट 17 क्या है जी, पार्ट 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज से, ठीक है, लैंग्वेज। पार्ट 18 क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल कन्विक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट, ये है आपका राइट टू फ्रीडम। भाई आपकी फ्रीडम को दो बार कुचला नहीं जा सकता है, ठीक है, किसी एक गलती के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 323A द कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर, कब बनाया गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, ये बनाया गया था 1985 में, ठीक है। और किसके तहत, अंडर आर्टिकल 323A, याद रखना 323A। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल देखो 352 क्या है, 352 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। 356 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स, ठीक है। और 360 क्या है, ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सही बात है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 361 डिक्लेयर रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो ये बोल रहा है वंस अप्रूव्ड, तो ये 1 साल के लिए नहीं, वंस अप्रूव रिमेन्स इनडेफिनेटली अंटिल रिवॉक्ड। एक बार जब ये लग जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो फिर ये हमेशा के लिए रह जाता है जब तक कि उसको हटाया नहीं जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। और बाकी जो अदर ये होते हैं नेशनल इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी क्या होता है कि जब वो नेशनल इमरजेंसी कब लगता है, जब कभी वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन इनसाइड इंडिया हो जाए, तब आप नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाता है और उसको अप्रूव करना होगा विद इन 1 मंथ, ठीक है। आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, तो उसको अप्रूव करना होगा। इसको जो अगर मान लो प्रेसिडेंट लगा दिया तो उसको 1 मंथ के अंदर अप्रूव करना मस्ट है, ठीक है, अप्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद हर 6 महीने के बाद इसको री अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। हर 6 महीने के बाद क्या करना होगा, री अप्रूव करना होगा। और ये इनडेफिनिट टाइम तक के लिए रह सकता है, जब तक कि इसको हटाया नहीं जाए, ठीक है। तो हर 6 महीने के बाद ये रिन्यू हो सकता है। आर्टिकल 350 प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो 2 महीने के अंदर, वो 1 महीने के अंदर अप्रूव करना था ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या लोकसभा राज्यसभा से, इसको 2 महीने के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी रिन्यू करेगा 6 महीने पर, लेकिन मैक्सिमम जो ये क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा रह सकता है, वो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए, इनडेफिनिट नहीं, 3 साल के लिए, ठीक है। और वो भी 3 साल के लिए विद कंडीशंस, ठीक है।
कि भाई अगर 3 साल तक तब जाएगा जब मान लो कि आपका क्या नाम है, जो इलेक्शन कमीशन है वो कहा कि भाई हम नहीं करा पाएंगे इलेक्शन वगैरह तब। और उसके बाद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आपको बता दिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी विद इन 2 मंथ उसको अप्रूव करना पड़ेगा और ये इनडेफिनेटली रहेगा जब तक कि हटाया नहीं जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इकोनॉमी के लिए ईडब्ल्यूएस आया था किसमें, ईडब्ल्यूएस आपका आया था 103 से, ठीक है 103। उसके बाद है हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत फॉर 5 ईयर्स, टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में बोल रहा है कब, तो देखो फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्राम पंचायत, नॉट की वोट टेकिंग या डेट ऑफ डिक्लेरेशन या फिर नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि फर्स्ट मीटिंग के बाद, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे हो गए सारे क्वेश्चंस डिस्कस, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ, आप इसको करना, ठीक है। इसका आंसर है बी। उसके बाद इसमें इसका भी आंसर है आपका बी, ठीक है, क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद 34 का आंसर है, ये भी है बी। 35 का ये क्या करना, ट्रिक इसका ये है कि इसके यूनिट डिजिट के सम को करना और डिवाइड करना 17 से, और जो रिमाइंडर आएगा वही होगा रिमाइंडर, तो आंसर आएगा क्या आपका बी। फिर उसके बाद 36 को आप जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 26, और इन हाउ मेनी वेज तो ये आ जाएगा 60। ये इसको आप सारे को सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाएंगे तो आ जाएगा ये बिटवीन कौन सा, बी एंड सी, बिटवीन क्या होगा बी एंड सी। और 39 क्वेश्चन नंबर को करेंगे तो आपका आएगा ये 19, ठीक है बहुत सिंपल है ये। और 40 का आप जब करेंगे तो ये आंसर आएगा साउथ। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन, ये थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से मतलब लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, प्लस समझाना जरूरी था, थोड़ा लेंदी पेपर था, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।